फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां भाग 1 खत्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 प्राणियों को मार डाला। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। हम एम्मा नाम की एक महिला को देखते हैं। उसकी एक बेटी थी। वह उस संस्था के साथ काम कर रही थी जिसका मकसद इन जीवों को ढूंढना था। उनका घर जंगल के बीच में था। अचानक उनके घर के पास धमाका हो जाता है। माँ बेटी दोनों डर गईं और संस्था के पास गईं। वे देखते हैं कि इस जीव ने दुनिया में कदम रख दिया है, यानी अभी अभी इसका जन्म हुआ है। जैसे ही वह अपने आसपास सभी लोगों को देखती है तो घबरा जाती है। यह उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एम्मा के पास एक ऐसा उपकरण था जो उसके गुस्से को शांत कर सकता था। वास्तव में डिवाइस ने प्राणी के चारों ओर आवृत्ति कम कर दी। जब वह इस जीव को उपकरण देती है तो वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। वे इस सफलता से खुश थे, लेकिन तभी एलन नाम का एक शख्स वहां आता है। वह यह उपकरण पाना चाहता था, इसलिए वह एम्मा और उसकी बेटी को लेकर भाग जाता है। उनका मानना है कि इंसानों ने इस पृथ्वी ग्रह की देखभाल नहीं की। उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की। वह प्राणियों को वापस लाना चाहता था। वह उन्हें इस संगठन की दूसरी शाखा में ले जाता है जहां एम्मा संगठन के खिलाफ बैठक की गई। इस संगठन के अन्य वैज्ञानिक भी वहां थे। वे प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे। एक डॉक्टर को पता चलता है कि एम्मा और उसकी बेटी को यहाँ लाया गया है। ये सुनकर वह एम्मा के पूर्व पति के पास जाता है। वह उस उपकरण के आविष्कारक थे। डॉक्टर उसे अपना मिशन बताता है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता। फिर वह उससे कहता है कि यह उसके परिवार को वापस ला सकता है। काफ़ी जिद करने के बाद वह राजी हो जाता है। फिर वो समुद्र के अंदर अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं जहां इस संस्था की शाखा थी। वहां उन्होंने एक प्राणी को फंसा दिया। आप इस प्राणी को फंसाने के लिए यहां आए थे। फिर वे गॉडजिला को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे गॉडजिला की खोज करते हैं तो उन्हें कोई संकेत नहीं मिलता है। अचानक आवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत करीब है और गुस्से में है। हर कोई डर जाता है और फिर हमें गॉडजिला दिखाई देता है। वह अब समुद्र में था और उनकी ओर बढ़ रहा था। वह वहां का शीशा तोड़ने लगता है। दरअसल वह समुद्र के रास्ते हर देश की यात्रा करते थे। जब उसे वहां किसी खतरनाक जीव का आभास हुआ, अब वह उस जीव को ढूंढने के लिए अंटार्कटिका जाता है। वे वहां जाने के पीछे उनके उद्देश्य को भी स्वीकार करते हैं। वह वहां क्यों जाना चाहता है, इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, हम देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा अजगर है। वह 3 सिर वाला था जिसे राजा गिधोरा के नाम से जाना जाता था। इस संगठन ने उन्हें अभी तक मौत की नींद सुला दिया था और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। गॉडजिला उनके प्रतिद्वंद्वी थे। गॉडजिला अक्सर उससे लड़ने के लिए यहाँ आता था। जब डॉक्टर एम्मा को बचाने जाता है तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह एलन के पक्ष में है। वह उस अजगर को जगाने की योजना बनाकर यहाँ आई थी। वह उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह जाते जाते उस अजगर का शीशा तोड़ देती है। वह अब सक्रिय हो चुका था और पूरी तरह से बाहर था। गॉडजिला इस पल का इंतजार कर रहा था ताकि वह उससे लड़ सके। वे दोनों खूब झगड़ते हैं। फिर वह राक्षस गॉडजिला पर हमला करता है और अन्य लोगों की ओर बढ़ता है। जब एम्मा ये देखती है तो वह डर जाती है कि चीजें इस तरह गलत हो जाएंगी। वह उपकरण चालू करती है और उस राक्षस को ठंडा कर देती है, इसलिए वह राक्षस किसी को हानि नहीं पहुंचाता। फिर एम्मा एलन के साथ चली जाती है। उधर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। संगठन के लोग उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे, लेकिन तभी एम्मा उन्हें वीडियो कॉल करती है। वह विरोधियों से जुड़ने के पीछे की वजह बताती हैं। तुम लोग मेरे साथ के योग्य नहीं थे। आप प्रकृति और प्राणियों को नष्ट करते हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक प्राणी को मुक्त कर दूंगा। तुमने इस दुनिया के साथ गलत किया। ये जीव हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में रेडिएशन होते हैं। जब वे उनके बीच से गुजरते हैं तो वे पृथ्वी को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। संगठन के लोग कहते हैं कि वे इंसानों को मारना चाहते हैं। फिर आप उन्हें अपना साथी कैसे मानते हैं? वह कहती है कि तुम गलत हो। हम सदियों से साथ रह रहे थे। सब कुछ संतुलन में था। हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हमने उनका ख्याल रखा। उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो क्या तुम चाहते हो कि वे अपनी रक्षा किए बिना चुपचाप बैठे रहें? वह उन्हें आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा करती है और फिर वह कॉल काट देती है। जैसा कि उसने कहा था कि वे सभी प्राणियों को आज़ाद कर देंगे, इसलिए वह अपने मिशन के लिए निकल पड़ी। सभी को चिंता थी कि अगर वह ऐसा करती रही तो हमें दुख होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एम्मा एक और प्राणी को मुक्त कर देती है। वह एक ज्वालामुखी से आया था। वह ज्वालामुखी आबादी वाले इलाके में था। सारा नगर वहां बसा हुआ था। वह हृदयहीन हो जाती है और लोगों के बारे में नहीं सोचती। वह केवल प्राणियों को मुक्त करना चाहती थी। ज्वालामुखी से निकला ये जीव इतना विशाल था। सेना अपने विमानों से उस पर हमला करती है। वह उन्हें मारने ही वाला था कि वह अचानक भाग गया, क्योंकि राजा राक्षस वहां आया हुआ था।
इसे शुरुआत में एम्मा ने समुद्र में मुक्त कराया था। दोनों लड़ते हैं और किंग मॉन्स्टर शक्तिशाली होने के कारण गॉडजिला को बुरी तरह घायल कर देता है। अब वह संगठन के लोगों के पास जाते हैं। वह उन पर हमला करने ही वाला था कि गॉडजिला समुद्र से प्रकट हुआ। इसके विपरीत वह उन पर हमला करता है। गॉडजिला ने उसके 3 सिरों में से एक को काट कर फेंक दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। यह अजेय लग रहा था। सब कुछ नष्ट हो रहा था और लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे गॉडजिला पर विश्वास करते थे। सेना संगठन को बताती है कि हमने युद्ध के दौरान मिसाइल बनाई थी। वह मिसाइल 2 मील तक सब कुछ उड़ा देती है। हम उस जीव को मारने के लिए मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके साथ गॉडजिला को भी मारना हमारी मजबूरी है। वे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब सेना इस मिसाइल को समुद्र में फेंक देती है। बहुत बड़ा धमाका होता है। गॉडजिला घायल हो जाता है और दूर फेंक दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा राक्षस को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गॉडजिला को मारकर उसकी मदद की। बाद में वह उस ज्वालामुखी पर बैठ जाता है और अपना सिर दोबारा उगा लेता है। वह एक संकेत भेजता है और दुनिया के सभी प्राणी जाग जाते हैं। व्यापक चिंता थी क्योंकि मिसाइल राक्षस को खत्म करने में विफल रही। इसका मतलब है कि वह बहुत शक्तिशाली था। वे उसे हराने के तरीकों पर शोध करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह धरती का प्राणी नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया है। इसलिए गॉडजिला उसे मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला एक वास्तविक राजा था। वह नहीं चाहते थे कि कोई उनकी जगह ले। अब अन्य जीव भी आने लगे। फिर जो प्राणी प्रारंभ में दिखाया गया था वह भी आता है। उनका जन्म उसी संगठन में हुआ था। इस फिल्म में उन्हें गॉडजिला की पार्टनर के रूप में दर्शाया गया है। जब उसे उसके संकेत नहीं मिले तो उसने उसके लिए गाना शुरू कर दिया। अब संस्था के लोगों को गॉडजिला के सिग्नल भी मिल गए। उन्हें पता चला कि वह अभी भी यहाँ जीवित है। वह उस स्थान पर जाती है जहाँ गॉडजिला था। वे उसका पीछा करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसान और गॉडजिला सदियों से एक साथ रह रहे थे। ये जगह गॉडजिला की थी। जब वह मिसाइल विस्फोट के बाद घायल हो गए तो खुद को ठीक करने के लिए यहाँ आए। ये स्थान अत्यंत विकिरणमय था। ये वह स्थान था जहाँ उनके शरीर ठीक होते थे। डॉक्टर उन्हें यहाँ परमाणु विस्फोट करने का आइडिया देते हैं। तब वह तेजी से ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा। फिर डॉक्टर कुछ परमाणु कैप्सूल गॉडजिला में ले जाता है। इस बीच उनकी टीम खुद को विस्फोट से बचाने के लिए पीछे हट जाती है। यहाँ डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला के शरीर को छूता है और अलविदा कहता है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है। समुद्र के नीचे सब कुछ नष्ट हो जाता है। गॉडजिला को इससे काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हुई। एम्मा की बेटी उस डिवाइस को माइक्रोफोन से बांध देती है। वह आवृत्ति चालू कर देती है ताकि उनके आसपास के जीव शांत हो जाएं। लेकिन राजा राक्षस को लगता है कि ये किसी इंसान ने किया है। फिर वह उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी वहां गॉडजिला आ जाता है और लोग उस राक्षस को मारने में गॉडजिला की मदद कर रहे थे। लेकिन गॉडजिला उसे हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वह जीव गॉडजिला को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका साथी जीव आ जाता है। वह राजा राक्षस पर हमला करती है, लेकिन एक दूसरा प्राणी आकर उसे रोक देता है। यहाँ दोनों फिर से लड़ते हैं और गॉडजिला का साथी जीव उसे मार देता है। फिर वह गॉडजिला आती है। सौभाग्य से उन विकिरणों के कारण गॉडजिला का ऊर्जा स्तर पूर्ण था, लेकिन वह इतना घायल हो गया था कि उसे हरा नहीं सका। यहाँ गॉडजिला का साथी प्राणी अपना बलिदान देता है। वह खुद को विस्फोटित करती है। उसके शरीर से निकलने वाली किरणें गॉडजिला के शरीर में आने लगती हैं। इससे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर वह एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में खड़ा है। अब हम एम्मा को उनकी बेटी और पूर्व पति के साथ देखते हैं। अब एम्मा अन्य प्राणियों को ठंडा करने के लिए अपना उपकरण लाती है, लेकिन वह जीव उसके पीछे भागने लगता है। संगठन और सेना के लोग चले गए थे। किंग मॉन्स्टर एम्मा को मारने वाला था। गॉडजिला उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देता है, लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलना शुरू कर देता है। गॉडजिला जानता था कि उसकी ऊर्जा का स्तर भरा हुआ है और वह उसे आसानी से हरा सकता है। अंत में वह उस पर प्रहार करता है और वह मर जाता है। अब सब कुछ शांति में था। फिर हम सभी प्राणियों को गॉडजिला के सामने झुकते हुए देखते हैं, क्योंकि आखिरकार अब वही यहाँ का राजा था। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। पिछली गॉडजिला किस्त एक सौंदर्यपूर्ण रूप से सुंदर भूतिया शॉर्ट मूवी थी, लेकिन मॉन्स्टर टाइम की कमी ने प्रशंसकों के बीच भारी हंगामा पैदा कर दिया। उनमें से कई लोग अपने पसंदीदा गॉडजिला को बहुत कम स्क्रीन समय के साथ देखकर निराश थे। इस बार ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने आलोचना को अच्छी तरह से लिया और इसे प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्म बना दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को भी नज़रअंदाज कर दिया। ग्राफिक रूप से ये तीव्र था, सीजीआई को लुभावनी महसूस हुई। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी शानदार था।
लेकिन यह मानवीय हिस्सा है जिसने मुझे बहुत परेशान किया। खराब तरीके से लिखी गई कहानी जहां उद्देश्य और कार्यों का कोई मतलब नहीं है। संवाद पर्याप्त आकर्षक नहीं है, इससे ऑन स्क्रीन अभिनेताओं के साथ संबंध बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। मानवीय पात्रों ने राक्षस समकक्षों की तुलना में कम व्यक्तित्व दिखाया था। टाइटन्स की विशेषताओं में बहुत गहराई थी। हम वास्तव में यहाँ मनुष्यों की तुलना में टाइटन्स की अधिक परवाह करते हैं। हालांकि मिल्ली बॉबी ब्राउन डॉक्टर सेरिज़ावा के साथ मेडिसिन की भूमिका में अच्छी थीं। उन्हें छोड़कर बाकी सभी पात्र नीरस और अनुपयुक्त लगते थे। मैं कम परवाह नहीं कर सकता था। अंत में यदि आप सच्चे गॉडजिला प्रशंसक हैं तो चिंता न करें, ये जानता है कि आप क्या चाहते हैं। इसने फैन सर्विस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर आप किसी कहानी या अन्य चीज़ों में अधिक गहन दृष्टिकोण की तलाश में हैं तो आप निश्चित रूप से निराश होंगे। लेकिन एक उत्साही गॉडजिला प्रशंसक के रूप में मैंने इसका आनंद लिया। राजा की जय हो। गॉडजिला में 2014 के गॉडजिला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे धीमी गति से चलने वाला दृष्टिकोण पसंद आया और अंतिम एक्ट ने एक संतोषजनक राक्षस लड़ाई के साथ साथ सबसे अच्छे दृश्य प्रभावों को प्रस्तुत किया जो मैंने एक फिल्म में देखा है। उस फिल्म की मुख्य आलोचनाओं में से एक ये थी कि हमने गॉडजिला को कितना कम देखा और यह अपने मानवीय चरित्रों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। 5 साल बाद गॉडजिला 2 आखिरकार सिनेमाघरों में आ गया। क्या ये ट्रेलरों के वादे को पूरा करता है? सतही स्तर पर फिल्म के पूरी तरह से पीले और नीले सौंदर्यबोध में एक अलौकिक अनुभव था जिसकी आदत डालने के लिए बहुत कुछ था। मानवीय पात्र काफी हद तक असंबद्ध और भ्रमित करने वाले थे और उन्होंने कहानी के मानवीय पक्ष में भावनात्मक गहराई जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गॉडजिला 2014 की तरह यथार्थवादी और कठोर स्वभाव का अभाव था। मॉन्स्टर्स में पहला अध्याय, चाहे इसका कथानक कितना भी हास्यास्पद क्यों न हो, अधिक यथार्थवादी और वास्तव में आकर्षक सौंदर्य और टोन को बनाए रखने में कामयाब रहा, जबकि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने यथार्थवाद के किसी भी पहलू को खत्म कर दिया और एक पागल एक्शन से भरपूर राक्षस को एक युद्ध तक लड़ने के लिए डायल किया। 11 इसके अलावा संपूर्ण खोखली पृथ्वी सिद्धांत फ्रैंचाइज के पिछले 2 अध्यायों के अनुरूप होने के बावजूद इसे बढ़ाने की तुलना में कथानक से अधिक मूर्खतापूर्ण और विचलित करने वाला लगा। हालांकि ये सब कहा जा रहा है, लेकिन मुझे वास्तव में इस फिल्म का भरपूर आनंद मिला। राक्षस डिजाइन इसका एक बड़ा हिस्सा था। प्रत्येक राक्षस में बहुत सारे चरित्र थे जो कई मायनों में राक्षसों को मानव पात्रों की तुलना में अधिक दिलचस्प बनाते थे। राक्षसों की लड़ाई के दृश्य बहुत मजेदार थे और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत अधिक स्क्रीन समय लिया, कुछ आलोचकों के कहने के विपरीत। गॉडजिला प्रशंसकों को खुश रखने के लिए बहुत सारे ईस्टर अंडे और थ्रोबैक मौजूद थे। अंततः खामियों को किनारे कर दिया गया। ऐसा लगा कि कथानक भरा हुआ है, फिर भी आनंददायक है, जटिल है लेकिन अधिक जटिल नहीं है, और निश्चित रूप से एक दिलचस्प सिनेमाई ब्रह्मांड स्थापित करता है। और अंतिम टिप्पणी पर यह देखना वाकई अच्छा था कि अंतिम लड़ाई एनवाईसी या सैन फ्रांसिस्को के बजाय बोस्टन में हो रही है। एक अरबवीं बार एक बड़ी विज्ञान फिल्म बनाना बहुत सारी जिम्मेदारियों और जोखिमों के साथ आता है जो आपके साथ आते हैं। वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते। जब एलियन, जुरासिक पार्क ओरिजिनल 1 जैसी फिल्में उदाहरण स्थापित करती हैं, एक फिल्म निर्माता के रूप में अत्यधिक दबाव में होना समझ में आता है। वास्तविक काइजस सेरिज़ावा दृश्य एक तमाशा थे। ये वे पहलू हैं जो साबित करते हैं कि फिल्म बड़े पर्दे पर सबसे अच्छा काम करती है। यदि आप फ्रेंचाइजी से अपरिचित हैं तो आप खो जाएंगे, लेकिन प्रशंसकों के लिए आप इसमें से कुछ से खुश होंगे। अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। मैं गॉडजिला बनाम किंग कांग रीमेक को लेकर उत्साहित नहीं हूं। यदि वे इसे ठीक से नहीं समझ पाते, ठीक है, तो मेरा मॉन्स्टरवर्स से काम खत्म हो जाएगा। गॉडजिला के लंबे समय से प्रशंसक और गॉडजिला 2014 का भरपूर आनंद लेने वाले व्यक्ति के रूप में मैंने निश्चित रूप से इस फिल्म का आनंद लिया, लेकिन यह मेरी आशा से कहीं अधिक थी। 2014 में मैं ये जानकर बहुत उत्साहित था कि गॉडजिला को एक आधुनिक सिनेमाई ब्रह्मांड में बदल दिया जाएगा जिसका पैमाना और गुणवत्ता MCU के समान होगी, या तो मुझे उम्मीद थी। हालांकि ये फिल्म दुर्भाग्य से गिर गई DCEU के बैटमैन बनाम सुपरमैन के समान जाल में बहुत जल्दी। बैटमैन बनाम सुपरमैन 3 घंटे के महाकाव्य का एक प्रयास था जो DC पौराणिक कथाओं के सभी प्रकार के पहलुओं पर आधारित था, जिसमें दर्जनों नए पात्रों को शामिल किया गया था। हालांकि वह फिल्म केवल मैन ऑफ स्टील से पहले आई थी, और इस तरह ऐसा महसूस हुआ कि फिल्म में जिस महाकाव्य थ्रोडाउन वाइब का अनुसरण किया गया था वह पूरी तरह से एनर्जित था। इसी तरह गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने समर्थन के लिए बहुत कम पृष्ठभूमि के साथ बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास किया। 3 नए प्रमुख राक्षसों घिडोरा, मोथरा, रोडन का परिचय, लगभग 13 अन्य छोटे राक्षस जो निस्संदेह भविष्य की फिल्मों में लौटेंगे, चार्ल्स डांस के जोना एलन के नेतृत्व में पर्यावरण आतंकवादी संगठन, और ORCA मशीन। कुछ कथानक उपकरणों के नाम बताते हैं जिन्हें पैक्ड मूवी में उलझाने का प्रयास किया जाता है।
इस बैटमैन वी सुपरमैन एस्क भूल के अलावा कुछ अन्य तत्व भी थे जो मेरे आनंद में बाधा डाल रहे थे। अंततः उन सभी को एक साथ स्क्रीन साझा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें जो दृश्य मिलते हैं वे अद्भुत हैं। उन सभी को कुछ भयंकर एक्शन वाले क्षण मिलते हैं जो फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। सभी मूर्खतापूर्ण सुविधाओं की परवाह नहीं की और कथानक में मानवीय पात्रों को कैसे संभाला जाता है। डॉक्टर सेरिज़ावा के रूप में केन वतनबे इसका अपवाद हैं। उस किरदार को सम्मान दिया गया। मुझे विशेष रूप से पसंद आया कि कैसे आपने मूल फिल्म की कुछ विरासत को उसके आग के साथ चमकते हुए देखा और कैसे उन्होंने मूल जापानी काम को श्रद्धांजलि देकर इसका समापन किया। वास्तविक गॉडजिला थीम को फिर से उपयोग करते हुए सुनना भी पुरानी यादों में आश्चर्यजनक था। अंत में फिल्म शुरू होने से ठीक पहले मेरे बगल में बैठे 2 ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने घोषणा की कि गॉडजिला रेड है। वे स्पष्ट रूप से प्रशंसक थे क्योंकि उन्होंने सभी ईस्टर्नों और संदर्भों को उठाया था, जिससे पता चलता है कि फिल्म निर्माता पिछली प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जानते हैं और वे इसका सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही यह मुझे आश्चर्यचकित भी करता है क्योंकि उन्होंने कुछ विकल्प अपनाए। मुझे टाइटन की सारी बातों की परवाह नहीं है, ये काइजस है, चलो। गॉडजिला साथ ही कुछ अन्य राक्षस परमाणु बमबारी और अन्य परमाणु परीक्षणों के कारण बनाए गए थे। वह कोई प्राचीन काल का प्राणी नहीं था। हालांकि रोडन और मोथरा ने इसे सही पाया। उन्हें पहले से स्थापित पौराणिक कथाओं से बहुत अधिक बदलाव नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय आप इसे और अधिक विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि वे इसे व्यापक दर्शकों के लिए सरल बनाना चाहते हैं। मानवीय चरित्र पहले से ही बहुत कुछ समझाते हैं और ईमानदारी से कहूं तो मैं सैन्य चीज़ों से थक गया था। कुछ अन्य दृष्टिकोणों पर जाएं। यदि आप इंसानों को इतना केंद्रीय बनाना चाहते हैं तो उनके विकास के लिए अधिक समय व्यतीत करें और साथ ही चुटकुले भी सुनें, क्योंकि वह ध्यान भटकाने वाला था। स्कल आइलैंड में हास्य, बुद्धिमत्ता और एक शानदार मूल आधार था। किंग कांग को वियतनाम युद्ध से जोड़ना, जबकि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स अधिकांश भाग के लिए दुनिया को फिर से विनाश से बचाने के बारे में एक फिल्म है जिसमें थोड़ी अधिक गहराई या माध्यमिक है खेल में विषय। यह एक मज़ेदार घड़ी है, मुझे गलत मत समझो, लेकिन ये कभी भी स्कल आइलैंड जैसी फिल्मों के सामने नहीं टिकेगी जो अधिक विचारों को खेल में लाती है, जिससे अंततः ये फिल्म अभी भी थोड़ी कमज़ोर लगती है। कुल मिलाकर बेहतर नाटकीय गहराई और चरित्र साजिश के साथ गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स अपने नीरस और दर्दनाक रूप से निराशाजनक पूर्ववर्ती से कई गुना बेहतर है। साथ ही मनोरंजक एक्शन, शानदार दृश्य प्रभावों और बोल्ड निर्देशन और संगीत द्वारा आगे बढ़ाया गया है। दुर्भाग्य से, हालांकि यह अभी भी एक सामान्य एक्शन फिल्म है जो कोन स्कल आइलैंड की तुलना में फीकी है और अक्सर एक तरह से दोहराव और पूर्वानुमानित साबित होती है, जो इस सब के सरासर ब्लॉकबस्टर मनोरंजन को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मैं इसे दे रहा हूं अंत में 7.3। यार, इस पर बहुत सारी परस्पर विरोधी भावनाएं हैं। ट्रेलर और पोस्टर अद्भुत लग रहे थे, फिर भी अंतिम परिणाम असंबद्ध है। राक्षसों की लड़ाई और तारकीय दृश्यों का वादा किया गया है। जो चीज़ प्रभावित करती है वह मानवीय कहानी है जो दिलचस्प होने में विफल रहती है और इसके बजाय उलझ जाती है। जबकि मैंने 2014 की फिल्म का आनंद लिया था, अंततः मैं आधार के निष्पादन और नामात्र के चरित्र को भी कम दिखाए जाने से निराश था। काइजर्स की क्लासिक जापानी फिल्मों में विशिष्टताएं थीं, विशेषकर शोएई युग में। गिदोरा, रोडन और मोथरा को जोड़ने से राक्षसों की बातचीत की काफ़ी संभावनाएं मिलती हैं। इसके अलावा वे सबसे प्रतिष्ठित लाइनअप हैं। इससे भी अधिक, फिल्म एक बार फिर गॉडजिला के चरित्र को उस तरह पेश करने में विफल रही जिस तरह से वह चाहती थी। बेजोड़ जापानी मूल के साथ साथ हॉलीवुड के भयानक 90 के दशक के रीबूट से अलग, ये फिल्म गॉडजिला को सिर्फ एक बड़े, विनाशकारी राक्षस की तुलना में अधिक दिलचस्प क्षमता में उपयोग करने की कोशिश करती है। हालांकि इसका विचार यह है कि वह किसी प्रमुख पात्र के मरने से ठीक पहले यादृच्छिक समय पर आकर दुष्ट राक्षसों को हराने के लिए मानवीय पात्रों के साथ मिलकर काम करता है। ये देखना अच्छा है कि गॉडजिला को पूरी फिल्म में इस तरह इस्तेमाल किया गया है। पिछली फिल्म ने समापन तक ऐसा किया था, लेकिन यह एक दोहरावदार और काफ़ी आलसी चरित्र चित्रण है जो बहुत जल्दी थका देता है और एक बार फिर ऐसा महसूस नहीं होता है जापानी मूल की तरह गॉडजिला के बारे में एक बेहतरीन फिल्म। और यहीं पर वार्नर ब्रदर्स के संबंधित कोंग स्कल आइलैंड के साथ तुलना की जाती है। स्कल आइलैंड में किंग कांग का उपयोग काफ़ी हद तक समान क्षमता में किया गया था, फिर भी उसे आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प और मनोरंजक व्यक्तित्व दिया गया जिसने उसे कहानी में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया, बजाय एक बेतरतीब हॉकिंग राक्षस के जो दिन बचाने के लिए कभी कभार सामने आ जाता है। यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स वास्तव में कोंग स्कल आइलैंड की तुलना में फीका है। दूसरी बात यह है कि हालांकि यह एक मनोरंजक फिल्म है, फिर भी यह एक रन ऑफ द मिल ब्लॉकबस्टर की तरह महसूस होती है। निर्देशक माइकल डॉघर्टी ने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में एक आकर्षक शैली का प्रभाव डाला है, जिसमें चमकदार सिनेमेटोग्राफी के साथ एक सुंदर स्कोर भी शामिल है। लेकिन स्कल आइलैंड के विपरीत इस फिल्म में वास्तव में एक महान एक्शन फिल्म के करिश्मा और ऊर्जा का अभाव है।
पिछली बार उस उत्कृष्ट शुरुआती अभिनय के अपवाद के साथ फिल्म काफ़ी हद तक गॉडजिला के स्क्रीन पर आने और सैन फ्रांसिस्को में बड़े खलनायक से लड़ने का इंतजार कर रही थी, और वह इसके बारे में था। हालांकि अगली कड़ी में आपके पास कई अलग अलग कहानियां और पात्र हैं जो गॉडजिला और अन्य टाइटन्स के अंतिम टकराव में भूमिका निभाते हैं, और जबकि अंत में अभी भी वह बड़ा विनाशकारी एक्शन सेटपीस है जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, यह आता है कहीं अधिक व्यवस्थित रूप से और बहुत अधिक दिलचस्प कहानी कहने के परिणामस्वरूप जो पहले पूरी फिल्म में विकसित हुई है। कहानी विभाग में दूसरा बड़ा प्लस ये तथ्य है कि इसमें कई दिलचस्प मानवीय पात्र भी हैं। पहली फिल्म में ब्रायन क्रैंस्टन एक शानदार नायक थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही खत्म कर दिया गया और उनकी जगह आरोन टेलर जॉनसन और एलिजाबेथ ओल्सेन द्वारा निभाए गए दर्दनाक नर्म किरदारों को लिया गया। अगली कड़ी में हमें चरित्र की थोड़ी अधिक साजिश और अस्पष्टता मिलती है, ज़्यादातर वेरा फार्मिगा के चरित्र के आसपास, साथ ही कुछ वैज्ञानिकों की प्रेरणाओं के बारे में अधिक जानकारी जिन्होंने वर्षों तक गॉडजिला का अध्ययन किया है। केन वतनबे के चरित्र को क्विपी साइड कैरेक्टर से बढ़ावा दिया गया है, वास्तव में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के लिए। इतना कहने के बाद भी मैं अभी भी यह नहीं कह सकता कि यहाँ चरित्र चित्रण उच्चतम क्रम का है, और जबकि पूरे चरित्र में साजिश और बहुआयामी विकास है, ये छोटे छोटे हिस्सों में आता है जहां एक या दूसरे चरित्र के पास सबसे यादगार पल होते हैं, बल्कि पूरी फिल्म के माध्यम से विकास की एक सतत धारा के रूप में काम करने और साजिश को गहरा करने के बजाय। मैं समझता हूं कि इन कहानियों में मानवीय पक्ष होना अनिवार्य रूप से अपरिहार्य है, लेकिन फिर महान अभिनेताओं पर लाखों खर्च न करें, रनटाइम में कटौती न करें और शेष बजट को अधिक सीजीआई राक्षसों पर खर्च न करें, या इससे भी बेहतर इन क्लासिक राक्षसों के साथ वही खतरनाक कहानी बनाना बंद करें। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक ट्रेन दुर्घटना के काफ़ी करीब है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैं आखिरी गॉडजिला से कितना निराश था, जिसमें रोमांचकारी चलती फिरती ब्लॉकबस्टर उत्तेजना के सभी वादे एक नीरस, खाली और दर्दनाक रूप से धीमी वास्तविकता से नीचे गिर गए थे। परिणामस्वरूप किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को लेकर मेरी उम्मीदें सबसे कम थीं, इसलिए मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अधिकांश भाग के लिए ये सीक्वल मूल से कहीं बेहतर है। हालांकि यह किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है और फिर भी काफ़ी सफल ब्लॉकबस्टर है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स कम से कम त्रि-आयामी पात्रों और लेखन का परिचय देता है जो कई बार वास्तव में मनोरंजक साबित होता है। इसे और भी अधिक शानदार दृश्य प्रभावों, साहसिक निर्देशन और एक अद्भुत संगीत स्कोर के साथ जोड़ दें, और आपके पास एक ऐसी फिल्म होगी जो कई बार पूरी तरह से मनोरंजक होती है और हाल के वर्षों के सबसे निराशाजनक ब्लॉकबस्टर में से एक में एक बड़ा सुधार है। तो इस फिल्म को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहानी है, और हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि यह विशेष रूप से रोमांचकारी या अप्रत्याशित है, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के साथ अच्छा आनंद लिया। इस बार पूरी तरह से मायावी गॉडजिला को लेकर तनाव की झूठी भावना पर भरोसा न करते हुए किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने नामधारी टाइटन को कहानी में एक बड़ी भूमिका दी है, साथ ही एक ऐसी कथा गढ़ी है जो एक्शन प्रवाह को बहुत बेहतर बनाती है। मध्य सिर अल्फा है और वास्तव में अन्य दो सिरों को धक्का देता है। गति ठीक है, अंतिम कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआती 20 मिनट काफ़ी धीमे हैं, लेकिन कथानक के लिए जरूरी हैं। किरदार बुरे नहीं थे जैसा कि कई आलोचक कहेंगे। पूरी फिल्म में कुछ भावनात्मक क्षण हैं, बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें एक कमरे में खड़े होकर बात करने के अलावा ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि मैं वास्तव में चाहता हूं अगली प्रविष्टि में इन पात्रों को हटाते हुए देखने के लिए। कुल मिलाकर किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स महाकाव्य अनुपात की एक फिल्म है, 2019 की सच्ची ब्लॉकबस्टर। आलोचनाओं के बावजूद ये फिल्म अभी भी इस शैली के प्रशंसकों के प्यार का परिणाम है, और ये दिखता है। कई आलोचक संदर्भों को समझ नहीं पाएंगे या फिल्म बनाते समय वे क्या करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो करने का निश्चय किया था उसमें वे निश्चित रूप से सफल हुए। याद रखें, जब 2014 की गॉडजिला फिल्म की सबसे बड़ी शिकायत मुख्य पात्रों की उपस्थिति की कमी थी, और निर्देशक गैरेथ एडवर्ड्स ने एलिजाबेथ ओल्सन और आरोन टेलर जॉनसन से जुड़ी मानवीय कहानी के पक्ष में गॉडजिला के शॉट्स को काटने का विशिष्ट विकल्प कैसे चुना। खैर, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही है कि माइकल डिफर्टी ने उस आलोचना को स्वीकार कर लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2014 की तरह 25-30 मिनट के स्क्रीन टाइम के बजाय गॉडजिला इस फिल्म में लगभग 35-45 मिनट का है। वह 40 मिनट तक फिल्म में प्रवेश भी नहीं करता है, मध्य अभिनय में झपकी लेता है, और गिदोरा के साथ उसकी अंतिम लड़ाई बहुत अच्छी होती है, और वह मूल रूप से आपकी फिल्म है। यह एक बढ़िया सीक्वल था जो मूल से बेहतर या खराब नहीं था। ये पहले वाले के गुणों और दोषों को बदल देता है। तो यहाँ हमारे पास बहुत अधिक मॉन्स्टर एक्शन है जो कभी कभी वास्तव में रोमांचकारी होता है। वास्तव में अच्छे विशेष प्रभाव और कई अद्भुत मॉन्स्टर शॉट्स। गिदोरा वास्तव में शानदार और बहुत मज़ेदार है। खामी ये है कि जिन किरदारों का पहला पार्ट ज़्यादा मजबूत था वो हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी आप वास्तव में परवाह करते हैं या जिनका समुचित विकास हुआ है। काइल चैंडलर वास्तव में पूरी फिल्म के दौरान अपने चेहरे के हाव भाव नहीं बदल रहे हैं। इसके अलावा वेरा फॉर्मिंग ने अपने करियर में काफ़ी मजबूत दिन देखे हैं।
केन वतनबे सामान्यतः बहुत कार्टूनिस्ट हैं। सैली हॉकिंस बेकार थी जो पूरी फिल्म की सबसे बड़ी बर्बादी थी। मुझे जी झांग पसंद आई जिन्हें अंततः एक हॉलीवुड फिल्म में फिर से भूमिका मिली और फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा मिल्ली बॉबी ब्राउन था। चरित्र विकास के अलावा पटकथा पर और अधिक काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस तथ्य के कारण कि यह पूरी तरह से टाइटन्स के बीच लड़ाई के दृश्यों पर केंद्रित था, ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें कई महाकाव्य क्षण पेश किए गए थे। यदि आप आमतौर पर गॉडजिला या विशाल राक्षसों के प्रशंसक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे इसे आईमैक्स और फिर 4DX में देखने का आनंद मिला और स्क्रीनिंग ने मुझे ये देखकर लगभग रुला दिया कि वे कितने शानदार थे। 4DX विशेष रूप से ऐसी चीज़ है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इसका अनुभव भी कर पाऊंगा। हर कदम की आहट महसूस होती है, गिदोराह के पंखों का झोंका महसूस होता है, गॉडजिला से समुद्र से उठने वाले पानी के छींटे आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप कार्रवाई में हैं। ये सुंदरता की चीज़ है। हालांकि मैं 4D तत्वों से विचलित न होने के लिए पहले फिल्म को आईमैक्स में देखने की सलाह दूंगा, लेकिन गिदोराह अद्भुत और व्यक्तित्व से भरपूर है। मुझे चिंता थी कि वे इस बात पर जोर नहीं दे पाएंगे कि प्रत्येक सिर का अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन वे बहुत अच्छा काम करते हैं। जापानी मूल गॉडजिला पर आधारित 60 वर्षों से अधिक की किसी भी जीवन से भी बड़ी कहानी को कथानक की पुनरावृत्ति के बारे में कुछ गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे। विशाल प्राणियों का शानदार, प्रभावशाली डिज़ाइन, जिसे अत्याधुनिक विशेष प्रभावों के माध्यम से अच्छी तरह और सक्षमता से बनाया गया है। फिल्म में गॉडजिला और अन्य राक्षसों के शीर्ष 3D मॉडल के साथ लगभग 1000 दृश्य प्रभाव शॉट्स शामिल हैं। मोशन पिक्चर को माइकल डेफर्टी, ट्रिक और ट्रीट, क्रैम्पस द्वारा सक्षम रूप से निर्देशित किया गया था। जापानी राक्षस के बारे में अन्य फिल्में हमेशा टोहो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित की गईं, जिनमें रबर सूट, लघु सेट और बिना किसी कंप्यूटर जनरेटर के आदिम प्रभाव थे, जैसे गोजिला 1955, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 1956, गॉडजिला रेड अगेन 1959, गॉडजिला बनाम द सी मॉन्स्टर 1966, गॉडजिला ऑन मॉन्स्टर आइलैंड 1972, गॉडजिला बनाम मेगाडॉन, गॉडजिला बनाम मेगागोडजिला 1993, गॉडजिला बनाम बाओलेंटे, गॉडजिला बनाम किंग गिदोरा, गॉडजिला बनाम मॉन्स्टर ज़ीरो। जबकि अमेरिकी फिल्में 3D डिजिटल विशेष प्रभावों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि एश्टन टेलर जॉनसन, ब्रायन क्रैंस्टन, एलिजाबेथ ओल्सन, डेविड स्ट्रैहन, जूलियट बिनोचे, केन वतनबे, सैली हॉकिंस, रिचर्ड टी जोन्स के साथ गॉडजिला 2014 द्वारा गठित यह अमेरिकी त्रयी, काइल चैंडलर, जी झांग, ब्रैडली विटफोर्ड, चार्ल्स डांस, थॉमस मिडलडिच, CCH पाउंडर, डेविड स्ट्रैथन के साथ गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 2019। और आखिरी गॉडजिला बनाम कांग 2020 एलेक्जेंडर स्कार्सेगार्ड, रेबेका हॉल, काइल चैंडलर, डेमन बिचर, एल्जा गोंजालेज, मिल्ली बॉबी ब्राउन के साथ। ये पूरे इतिहास में विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों के संकेतों को जोड़ने के साथ कुछ साफ सुथरी चीजें भी करता है, जिसका अर्थ सुझाव है कि अधिकांश समय की धुंध में खोए हुए समय में निहित हैं, जिसमें लोग और टाइटन्स सह अस्तित्व में थे, जो एक साफ अवधारणा है, और अगर अच्छी तरह से संभाला जाए तो नवोदित मॉन्स्टर कविता को कुछ दिलचस्प दिशाओं में मोड़ने की अनुमति मिल सकती है। यहाँ तक कि यह खोखली पृथ्वी और या अटलांटिस के विचार संभावित रूप से पर भी कुछ आरोप लगाता है, जिसे यदि भविष्य में फिर से खोजा जाता है तो कुछ दिलचस्प कहानियां बन सकती हैं। अच्छा और मजेदार अनुवर्ती जिसमें टाइटन्स उपनाम वाले विशाल और विशाल राक्षस प्रलय, अव्यवस्था और अराजकता का कारण बनने के लिए गहराई से निकलते हैं। डॉक्टर एम्मा रसेल द्वारा बनाए गए एक शक्तिशाली जैव ध्वनिक जनरेटर के रूप में सैन फ्रांसिस्को को नष्ट करने वाली विनाशकारी घटनाओं के 5 साल बाद सेट करें, वेरा फार्मिगा भूमिगत पृथ्वी से एक भयानक जागृति पैदा करती है, जबकि एक खतरनाक पर्यावरण आतंकवादी चार्ल्स डांस के पास अपने अंधेरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भयावह उद्देश्य हैं, क्योंकि वह किसी भी चीज़ पर नहीं रुकेगा और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से रास्ते में क्रिप्टोजूलॉजिक एजेंसी मोनाक अविनाशी राक्षसों की एक श्रृंखला पर काम करती है, जिसे गॉडजिला द्वारा मदद की जाती है, जो विनाशकारी मोथरा, रोडन और उन सभी में से सबसे खराब शक्तिशाली 3 सिर वाले राजा गिदोराह का सामना करती है। उन्हें लड़ने दो, राजा अमर रहें, नीचे फेंकने के लिए तैयार हो जाओ, भगवान हम सब की मदद करें। उन सभी पर शासन करने वाला एक राजा। यह एक रोलर कोस्टर सवारी है जो राक्षसों, विनाश, कहर बरपाती, रोमांच, ठंडक और जबरदस्त दृश्यों से भरपूर है। मनोरंजक क्षण और भयावह मनोरंजन जब राक्षस अत्यधिक तबाही, भ्रम, भय और सर्वनाश का कारण बनते हैं। चूंकि विशाल राक्षसों के प्रकट होने पर विश्व अराजकता में डूब जाता है, जबकि अधिकारी उन्हें नष्ट करने के लिए बेकार रक्षा बल भेजते हैं। केन वतनबे 2014 जिला से वापसी अपनी भूमिका में अपेक्षित वजन और गंभीरता लाते हैं, लेकिन पिछली फिल्म की तरह अभी भी दुर्भाग्य से कम उपयोग किया हुआ लगता है। मिल्ली बॉबी ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग्स फेम भी ठोस हैं। सच कहूं तो फिल्म में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे आप वास्तव में मरना चाहते थे, जुरासिक पार्क की सभी फिल्मों के विपरीत, जिनमें से अधिकांश में ऐसे पात्र थे जिन्हें आप वास्तव में डायनासोर नायक
पात्रों द्वारा खाया हुआ देखना चाहते थे। मेरा मतलब है, वे नहीं जिनका इरादा दिनोचारा बनाने का है। किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में मुख्य पात्रों में सबसे अफसोसजनक बात वास्तव में पुरुष प्रधान है, जो हर उस प्रश्न का शाश्वत उत्तर प्रतीत होता है जिसे कोई भी कभी नहीं चाहता था बोलने के ढंग से पूछना। वह सब कुछ करने में सक्षम होने और हर स्थिति का सही उत्तर देने में पूरी फिल्म खर्च करता है। वह वस्तुतः दोषों से रहित है और उसमें किसी भी प्रकार का चरित्र विकास नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे लगता है टाइटन्स के प्रति एक अधीरतापूर्ण उन सभी को मर जाना चाहिए आवेग जो फिल्म के अंत तक बढ़कर टाइटन्स हो जाता है। परिभाषा के अनुसार वह लगभग पूर्ण मैरी सू है और यद्यपि वह एक कष्टप्रद चरित्र नहीं था, फिर भी लगभग हर स्थिति में उसका बुरी तरह से उपयोग किया गया था। अगर उन्होंने उसे थोड़ा कम केंद्रीय बना दिया होता और उसका कुछ स्क्रीन समय फॉर्मिंगा और केन वतनबे की ओर स्थानांतरित कर दिया होता तो फिल्म अपने मानवीय तत्वों को थोड़ा और अधिक विस्तार से ले जाती। फिर भी और सब कुछ, फिल्म एक अच्छा समय है और यह बड़ी चतुराई से फ्रेंचाइजी के भविष्य की ओर इशारा करती है, विशेष रूप से गॉडजिला बनाम कांग के संबंध में जो नियत समय में आएगा। रास्ते में विभिन्न अन्य टाइटन्स को गतिविधियों पर नजर डालने का मौका मिलता है, जिसमें मोथरा और रोडन, बाद में एक अर्ध ज्वलनशील, अर्ध प्रीटेंडन और पूर्व में एक अर्ध पतंग को सबसे माध्यमिक स्क्रीन मिलती है समय और अपने अपने तरीकों से अंतिम स्मैकडाउन में योगदान दे रहे हैं। फिल्म में एक अच्छा पर्यावरण संदेश भी है जो गॉडजिला के समग्र मूल दम के लिए उपयुक्त है, जिसमें वह एक खतरा था जिसे मनुष्यों ने परमाणु ऊर्जा के लापरवाह उपयोग के माध्यम से जागृत किया था। इस पश्चिमी संस्करण में टाइटन्स एक कोर्स है हम दुनिया में जो पर्यावरणीय भयावहता का प्रदर्शन कर रहे हैं उसे उड़ने के लिए ग्रह द्वारा ही सुधार लाया गया है। यह कोई अनावश्यक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे पर्याप्त रूप से उजागर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह जमीन पर उतरे। दिलचस्प बात यह है कि बड़े पैमाने पर विनाश के प्रति हॉलीवुड के आकर्षण के वर्षों के बाद किंग ऑफ मॉन्स्टर्स को भी 2014 की फिल्म के सिनेमाई नरसंहार के दृश्य पर वापस जाने में कुछ समय लगता है, ये रेखांकित करने के लिए कि उस विनाश के मद्देनजर जीवन और प्रकृति का विकास हुआ है, जो यह इस विचार का एक अच्छा संकेत है कि फिल्में अंततः सर्वनाश के अंत समय के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नवीनीकरण के बारे में है। अगर हम ग्रह के साथ एक प्रकार के संतुलित सह अस्तित्व की दिशा में अपना रास्ता देख सकें, जैसा कि यहाँ विशेषता है टाइटन्स। स्पष्ट रूप से कथा का अधिकांश भाग टाइटन्स द्वारा स्वयं किया जाता है और मानव पात्र मुख्य रूप से कथानक को एक साथ जोड़ते हैं और सभी को दर्शकों सहित अपडेट रखते हैं कि चीजें क्यों और कहां हो रही हैं। इसमें मानव कलाकार कुल मिलाकर बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से वेरा फॉर्मिंगा, जिनका कुछ हद तक कम उपयोग किया गया है, लेकिन उनके पास एक आकर्षक चरित्र आर्क है और शायद उन्हें कहानी में अधिक केंद्रीय होना चाहिए था क्योंकि उनकी अब तक की सबसे दिलचस्प कथा यात्रा है। अधिकांश समय वे केवल प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए या कुछ घिसे पिटे संवाद भगवान हम सब पर दया करें बोलने के लिए होते हैं। इसके बावजूद एक्शन इतना शानदार है कि इसमें से कुछ को माफ किया जा सकता है। आसपास की इमारतों को भारी क्षति पहुंचाते हुए इन प्रतिष्ठित विशाल जानवरों को मौत से लड़ते हुए देखना अभी भी बड़े पर्दे पर अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक है। दर्शकों को यह भी याद रखना चाहिए कि इस तरह की फिल्में मनोरंजक पॉपकॉर्न मनोरंजन के रूप में बनाई जाती हैं, न कि बौद्धिक आधार पर। व्यक्तिगत रूप से मैं इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों के साथ दोषी सुख श्रेणी में रखता हूं। आगामी गॉडजिला बनाम कांग से संबंधित संभावित बोनस दृश्य के क्रेडिट के बाद रुकना सुनिश्चित करें। कभी कभी, जैसा कि फ्रॉइड को संभवतः अहंकारी और लापरवाही से गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, एक सिगार सिर्फ एक सिगार है। ये फिल्मों के बारे में भी सच है और यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से उच्च फॉलोटिन फिल्म समीक्षक अक्सर भूल जाते हैं या नज़रअंदाज करना चुनते हैं। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स एक अच्छी तरह से तैयार की गई फिल्म है जो शायद इसका मतलब भी पूरा करती है। इसमें यह विशाल राक्षसों की दुनिया बनाती है या फिल्म के पसंदीदा नामकरण का उपयोग करने के लिए टाइटन्स और उन्हें एक दूसरे पर हावी होने देती है कुछ घंटों के। ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह मूवी थिएटर में एक मज़ेदार समय बिताता है। फिल्म टाइटैनिक स्लग फेस्ट में एक निश्चित उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए सावधान है और किसी भी एक्शन फिल्म की तरह इसमें दो प्राथमिक विरोधियों गॉडजिला और किंग गिडोरा, बाद में 3 सिर वाला ड्रैगन के बीच आगे और पीछे का निर्माण होता है। और पहला, ठीक है, गॉडजिला कुछ हल्की झड़पों के साथ अंततः महाकाव्य अंतिम ग्रज मैच की ओर बढ़ रहा है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक एक्शन फिल्म है जो टोहो द्वारा वितरित मॉन्स्टर फिल्मों की श्रृंखला पर आधारित है और अमेरिकी 2014 गॉडजिला फिल्म की अगली कड़ी है। माइकल डिफर्टी क्रैम्पस द्वारा निर्देशित, यह मॉन्स्टर्स की एक जोरदार विस्फोटक निरंतरता है जो अच्छे और बुरे दोनों ही वादे पूरे करती है। 2014 फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद विशाल राक्षस गॉडजिला को मोनाक के नाम से जानी जाने वाली शीर्ष गुप्त एजेंसी द्वारा बारीकी से ट्रैक किया गया है। मोनाक ने जो देखा है उसके अनुसार गॉडजिला को जानबूझकर मनुष्यों को चोट पहुंचाने में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है और वह केवल राक्षसों के राजा के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करना चाहता है।
हालांकि एक दिन विशाल 3 सिरों वाला अलौकिक राक्षस राजा गिदोरा अंटार्कटिका में अपनी जमी हुई कब्र से जाग जाता है और मौत की लड़ाई में गॉडजिला की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए निकल पड़ता है। मामले को बदतर बनाने के लिए अन्य प्राचीन राक्षस भी फिर से जागृत हो गए, जिनमें उड़ने वाला कीटभक्षी मोथरा और टेरांडोन रोडन शामिल हैं, जिससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। प्रभुत्व के लिए एक एक करके बढ़ती चुनौती के साथ गॉडजिला राजा के रूप में अपनी जगह पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए अपने विरोधियों के माध्यम से लड़ता है, जबकि मानवता केवल डरावनी दृष्टि से देख सकती है। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में सुधार के रूप में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स फ्रैंचाइज के किसी भी कट्टर प्रशंसक के लिए शुद्ध प्रशंसक सेवा है और नए लोगों के लिए पर्याप्त मनोरंजन प्रदान करता है। 2014 की फिल्म के बारे में एक आम शिकायत गॉडजिला की स्क्रीन टाइम की कमी और सामान्य धीमी गति थी। शुक्र है कि ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म निर्माताओं ने प्रतिक्रिया सुनी है, क्योंकि यह फिल्म अपने त्वरित ओवर द टॉप एक्शन दृश्यों के साथ उनमें से अधिकांश को ठीक कर देती है और परिणामस्वरूप ये कभी उबाऊ नहीं होती है। दुर्भाग्य से अधिकांश मानवीय चरित्र एक आयामी और भूलने योग्य हैं। राजा गिदोरा की वापसी शानदार है और राक्षस विशाल प्रतिद्वंद्वी के रूप में आश्वस्त करता है। रोडन को भी कुछ दृश्यों में दिखाया गया है, लेकिन वह सबसे शानदार राक्षस नहीं है। मोथरा की उपस्थिति कुछ हद तक निराशाजनक है, क्योंकि महान चरित्र केवल कुछ दृश्यों के लिए दिखाई देता है और प्रभावित करने में विफल रहता है। हालांकि कहानी अपमानजनक रूप से हास्यास्पद है। इसमें कथानक में कई खामियां हैं और पात्र लगातार मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहे हैं। बेशक अकादमी पुरस्कारों के योग्य प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इस फिल्म के पात्र विशेष रूप से तर्कहीन, सती और अनुपयुक्त हैं। खासकर रसेल परिवार काफी परेशान है। मां मानवता का त्याग करने को तैयार है, क्योंकि वह अपने बेटे को खोने का गम नहीं सह सकती। उसकी बेटी आंख बंद करके उसका अनुसरण करती है, लगातार अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान जोखिम में डालती है। पिता अहंकारी, क्रोधी और जिद्दी है, क्योंकि वह आदेशों की अनदेखी करता है और सोचता है कि वह किसी और से अधिक चतुर है। ऐसे विरोधी चरित्रों के बारे में कोई भी कम परवाह नहीं कर सकता। अंत में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग को बंद करके एक रंगीन, प्रभावयुक्त और तेज गति वाले तमाशे का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। ये फिल्म अपने रूप में बहुत बढ़िया है, लेकिन ये केवल युवा दर्शकों और उन लोगों के लिए यादगार हो सकती है जो पौराणिक फ्रेंचाइजी से परिचित नहीं हैं। कुछ पुरानी जापानी फिल्में भी काफ़ी मूर्खतापूर्ण थीं, लेकिन मूल गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो 65 साल पहले रिलीज हुई थी, इस हाई बजट हॉलीवुड फिल्म की तुलना में अभी भी अधिक विचारोत्तेजक, यथार्थवादी और नाटकीय है। हॉलीवुड को इस जापानी फ्रेंचाइजी को अकेला छोड़ देना चाहिए और पश्चिमी सिनेमाघरों को भविष्य में शिन गॉडजिला जैसी फिल्में दिखाने का साहस रखना चाहिए। काइल चैंडलर एक गुमनाम फिल्म लीजेंड हैं और मुझे खुशी है कि वह कई बड़ी फिल्मों में हैं, लेकिन उनका किरदार जरा भी दिलचस्प नहीं है। अधिकतर वह बार बार यही कहता है कि हमें टाइटन्स को मारने की जरूरत है। वेरा फार्मिगा की चरित्र प्रेरणा का भी कोई मतलब नहीं है। ये दुखद है कि यह सारी प्रतिभा कुछ सबसे औसत दर्जे की सामग्री पर बर्बाद हो गई। दृष्टिगत रूप से यह फिल्म हमारे पाप के बारे में बताती है। सभी राक्षस और विनाश शानदार लगते हैं। वे वास्तव में इन टाइटन्स के पैमाने और आकार को पकड़ते हैं। कार्रवाई बड़ी और धमाकेदार है और आप वास्तव में बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। सिनेमेटोग्राफी आश्चर्यजनक है और वास्तव में राक्षसों की लड़ाई में और अधिक दृश्य गहराई जोड़ती है। हम देखेंगे कि कौन बनाम गॉडजिला का क्या परिणाम होता है। मुझे उम्मीद है कि मानव कहानी वास्तव में अच्छी है और अच्छी तरह लिखी गई है। इसमें एक्शन अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कौन बनाम गॉडजिला देखने में दिलचस्पी होगी अगर इसमें केवल एक्शन और दृश्य प्रभाव ही मुख्य गुण हैं। 3 साल पहले शिन गॉडजिला फ्रेंचाइज में सबसे परिपक्व प्रविष्टि थी, जिसने आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी कथानक, बहुत सारे राजनीतिक नाटक और दिलचस्प पात्रों से आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन वह एक जापानी फिल्म थी, जबकि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक अमेरिकी फिल्म है जो 5 साल पहले रिलीज हुई उदास गॉडजिला का अनुसरण करती है, जो कुछ लंबाई के बावजूद कुल मिलाकर आश्वस्त करने वाली थी। यहाँ ये फिल्म उथले कोंग, स्कल आइलैंड से तुलना करती है और एक बुद्धिहीन लेकिन मनोरंजक दृश्य पेश करती है। सच कहूँ तो इस नई फिल्म को इतनी सकारात्मक रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि विशेष प्रभाव आश्चर्यजनक हैं, गति लुभावनी है और राक्षस अद्भुत दिखते हैं। गॉडजिला 2 मौकों पर हार जाता है, लेकिन हमेशा पहले से अधिक मजबूत होकर वापसी करने में सफल होता है। सभी कहते हैं कि महिला गलत निर्णय लेती है और सभी, लेकिन वह अपने बच्चे की मृत्यु के लिए मुक्ति चाहती है, जैसे वह सोचती है कि वह न्याय कर रही थी। यही उसका जीवन खोजने का तरीका था और इस फिल्म में समझने के लिए बहुत कुछ है और वह अच्छी चीजें भी करती है। वह गॉडजिला के लिए महत्वपूर्ण संकेत मीटर रखता है और वह गॉडजिला पर एक अच्छा शोध करती है जो उन्हें अच्छी तरह से समझने में मदद करती है कि पृथ्वी के जीवन को कैसे बचाया जाए और कुछ और अच्छी चीजें भी। ग्राफिक्स का जीवन 2020 तक मेरे द्वारा देखी गई किसी भी फिल्म की तुलना में सबसे अच्छा है। इस फिल्म में बहुत सारी जान थी, लेकिन सभी कहते हैं कि वह मूर्ख थी।
अगर कोई किसी ऐसे करीबी को खो देता है जिसे वह परिवार की तरह पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से मुक्ति मोक्ष की तलाश करेगा। ये फिल्म ये सिखाती है, लेकिन कोई भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाता है। शुरू से ही यह फिल्म 2014 की भयानक गैरेथ एडवर्ड्स की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है। एक के लिए गॉडजिला वास्तव में फ्रिगिन फिल्म में है। गैरेथ एडवर्ड्स एक अच्छे फिल्म निर्माता नहीं हैं। दुष्ट वन उसी कलंक से ग्रस्त है जो गॉडजिला 2014 करता है। भयानक कागज पतले पात्र जिनके बारे में आप बकवास नहीं करते हैं। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स भयानक मानवीय चरित्रों के उसी मुद्दे से पीड़ित है, लेकिन दृश्य प्रभावों और इसमें राक्षस लड़ाइयों की मात्रा के साथ इसमें बहुत सुधार हुआ है। केवल प्रभावों और राक्षसी लड़ाइयों के आधार पर स्कोर किया गया यह आसानी से 9/10 होगा। लेकिन दुख की बात है कि कहानी का मानवीय हिस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें स्क्रिप्ट पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत थी। यह विश्वास करना कठिन है कि 5 साल के अंतराल में ये सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है जिसे वे पेश कर सकते हैं। वे किरदारों को पसंद करने योग्य बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल उबाऊ होते हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन को जो थोड़ी सी सामग्री दी गई है उसमें वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं, लेकिन उनका किरदार पूरी फिल्म में परेशानी में डूबे एक बच्चे जैसा ही है। लड़ाई के दृश्य भी बहुत गहरे थे, और नहीं, यह मेरा टीवी नहीं था। दृश्य वस्तुतः अंधकार में थे। मुझे ये देखने के लिए कि क्या हो रहा था चमक बढ़ानी पड़ी। भयानक ग्राफिक्स, यह ऐसा था जैसे मैं कोई खराब कार्टून देख रहा था। गॉडजिला में कोई विस्तृत विशेषताएं नहीं थीं। वह सचमुच एक काले धब्बे की तरह दिखता था। अजनबी चीज़ों की लड़की इसमें बहुत बुरी है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी बुरी अभिनेत्री थी। वह फिल्म के सभी शॉट्स को कॉल कर रही थी जो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा था। फिल्म में उनकी माँ बहुत सारी चीज़ें कर रही थी जो कोई भी माँ नहीं करती और इससे कोई मतलब नहीं था। 2014 की गॉडजिला फिल्म कुल मिलाकर बहुत अच्छी थी और लड़ाई के दृश्य भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें डींगे हाँकने जैसी कोई बात नहीं थी। ये फिल्म 2014 में आई फिल्म को ऑस्कर के लायक बनाती है। ये निश्चित रूप से सबसे खराब फिल्मों में से एक है जो मैंने बहुत लंबे समय में देखी है। इसमें 2 घंटे 10 मिनट तक बैठना यातनापूर्ण था। हमारे इसे देखते रहने का एकमात्र कारण ये था कि हम नया गॉडजिला बनाम कांग देखना चाहते थे, जो इस 2019 गॉडजिला फिल्म और कोंग स्कल आइलैंड जो कि अद्भुत था। अत्यधिक अनुशंसित कोंग स्कल आइलैंड का अनुवर्ती है। यदि आप इस फिल्म को देखने से बच सकते हैं तो इसे अंत तक तेजी से आगे बढ़ाएं। काश हमने ऐसा किया होता। ये फिल्म वास्तव में एक अद्भुत फिल्म है। यह मोक्ष, मोचन, प्रियजनों के नुकसान का बदला और एक खूबसूरत रिश्ते के बारे में है। दुखद बात यह है कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन उन सभी सैनिकों के जीवन को महत्व नहीं दिया जो वे यूं ही गुजार देते हैं। किसी भी तरफ सैनिक मरते हैं। फिल्म बेहतरीन है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं आया। जो लोग मजबूत दिमाग वाले हैं वे फिल्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गॉडजिला लेवल कास्टिंग। यदि डिफर्टी ने अपने पूर्ववर्ती गैरेथ एडवर्ड्स से एक चीज़ सीखी है तो यह एक अन्यथा 12वीं प्राणी फीचर में शीर्ष पायदान के चरित्र अभिनेताओं के एक समूह को कास्ट करने का महत्व है। ऑस्कर नामांकित फार्मिगा, वेस्ट विंग के पूर्व छात्र विटफोर्ड और चार्ल्स डांस जो आपके लिए टाइविन लैनिस्टर हैं, जैसे अनुभवी कलाकार अजीब प्रदर्शनी और छद्म वैज्ञानिक क्लैपट्रैप जैव ध्वनिकी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे ये वास्तविक मानवीय संवाद हो। फ्राइडे नाइट लाइट्स के कोच एरिक टेलर को एक्शन एंटी हीरो मोड में देखना काफ़ी उल्लेखनीय है, लेकिन चैंडलर, जैसा कि ब्रायन क्रैंस्टन ने 2014 की फिल्म में किया था, कम से कम कहने के लिए एक ऐसे चरित्र में हर व्यक्ति का वजन लाता है जिसकी कथा चाप उलझी हुई है। हालांकि यहाँ MVP ब्राउन है। वह मेडिसन में कठोरता और कोमलता का वही भावपूर्ण मिश्रण लाती है जिसने उसे नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स में एक ब्रेकआउट स्टार बना दिया। अनुशंसित। ये निर्भर करता है। गॉडजिला 2 एक हॉट मेस है, लेकिन यह एक आकर्षक हॉट मेस है और देखने और यहाँ तक कि इसके बारे में सोचने में आश्चर्यजनक रूप से मज़ेदार है। बहुत खूब। बस वाह। एक फिल्म का क्या हाल है जो उस शीर्षक के लायक भी नहीं है। कहाँ से शुरू करें? फिल्म की शुरुआत बिल्कुल हास्यास्पद है। बहुत अवास्तविक दृश्य जिसका कोई मतलब नहीं था। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जिनका वस्तुतः कोई मतलब ही नहीं है। लड़ाई के दृश्य भयानक थे। उन्होंने बमुश्किल राक्षसों को लड़ते हुए दिखाया और मानवीय पात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लड़ाई के दृश्य के बीच में मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि इंसान क्या कर रहे हैं। मनुष्य सचमुच राक्षस लड़ाई के दृश्य के ठीक बीच में हैं, उनके ठीक बगल में, और आग की लपटें, टुकड़े, सब कुछ मानव पात्रों के चारों ओर उड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ या सभी को चोट नहीं पहुंची। बहुत अवास्तविक। इस प्रकार गॉडजिला और उसका कट्टर दुश्मन राजा गिदोरा, एक 3 सिर वाला हाइड्रा एस्क ड्रैगन जानवर, सिर्फ बार रूम विवाद का अपना संस्करण नहीं कर रहे हैं। उनका पृथ्वी हिलाने वाला संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है इंसानियत। इतना अच्छा नहीं। ये शर्म की बात है कि पूरी फिल्म अपने उच्च अवधारणा विचारों को बरकरार नहीं रख सकी।
लेखन प्रेरित से लेकर नीरस तक होता है, जिसमें चरित्र प्रेरणाएं हास्यास्पद रूप से आगे पीछे नाचती रहती हैं, जो अधिकतर विक्षिप्त कथानक से निर्धारित होती हैं। एक निर्देशक के रूप में डिफर्टी ने पंथ हॉरर फ्लिक क्रैम्पस में विध्वंसक कॉमेडी के साथ कुछ कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा यहाँ स्पष्ट है। ये केवल पैमाने के लिए आत्मा का बलिदान करने के बारे में नहीं है। डॉघर्टी को कभी कभी इतनी बड़ी कहानी को दृश्य रूप में बताने में संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि एकदम भ्रमित करने वाले हैं। इससे कोई मदद नहीं मिलती है कि डिफर्टी का पसंदीदा सौंदर्य धूसर और गंभीर की ओर जाता है, जिससे ये पता लगाना और भी कठिन हो जाता है कि क्या हो रहा है, जबकि राक्षस निराशाजनक रूप से धुंधली रोशनी में इसे बाहर निकाल रहे हैं। द मॉन्स्टर मैश फ्रेंचाइजी की पहली गॉडजिला फिल्म को अपने टाइटैनिक राक्षस को पृष्ठभूमि में धकेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें उसे मानवीय चरित्रों के बाद दूसरी भूमिका निभानी पड़ी, जो शुरू से ही अच्छी तरह से नहीं लिखे गए थे। गॉडजिला 2 स्क्रीन पर इतने सारे राक्षसों को दिखाकर कुछ हद तक इसे सुधारने की कोशिश करता है कि आप थोड़ी देर के बाद मानव नाटक में वापस आकर लगभग खुश हो जाएंगे। गॉडजिला और गिदोराह के अलावा प्रशंसकों को मोथरा और रोडन जैसे पुराने स्कूल के टोह पसंदीदा को भी एक्शन में देखकर खुशी होगी, यदि वे वास्तव में उन्हें देख सकते हैं। अर्थात गंभीरता से राक्षसों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन खरोंच वाली रोशनी उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। और इसलिए हमारे पास गॉडजिला 2 किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है, गॉडजिला 2014 और कोंग स्कल आइलैंड 2017 के बाद लेजेंडरी पिक्चर्स के मॉन्स्टरवर्स में तीसरी किस्त। यह आसानी से अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म है, जो सीधे तौर पर गॉडजिला विद्या से निकले कई क्लासिक क्रिएटर्स को एकजुट करती है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए कोई भी बहाना ढूंढती है। अंतिम परिणाम साहसिक और दुस्साध्य दोनों होता है, अच्छा और बुरा अक्सर एक ही क्षण में। कहानी राक्षस लोगों सहित सामान तोड़ देते हैं। ये जीवन का एक सत्य है जिससे टूटे हुए रसेल परिवार को गॉडजिला की महाकाव्य लड़ाई के बाद सैन फ्रांसिस्को शहर को बर्बाद कर देने के बाद निपटना होगा। दुखी और नव शांत मार्क काइल चैंडलर दुनिया के दूसरे हिस्से में भेड़ियों के झुंड का पीछा करता है। एम्मा वेरा फार्मिगा उनकी पूर्व पत्नी ओरका पर काम करना जारी रखती है, एक मशीन जो उन्होंने मिलकर बनाई है, जो गॉडजिला स्केल राक्षसों को शांत या क्रोधित करने में सक्षम ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन कर सकती है। मेडिसन मिल्ली बॉबी ब्राउन उनकी असामयिक बेटी बीच में फंस गई है, खासकर जब एम्मा का ओरका का उपयोग करने का निर्णय राक्षसी घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है जो दुनिया के अंत का कारण बन सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। अच्छा, गॉडजिला 2 के मूल में अवधारणा स्पष्ट रूप से निराली है, इतनी साहसी और अजीब कि आपको निर्देशक सह पटकथा लेखक माइकल डिफर्टी को प्रयास के लिए कुछ श्रेय देना होगा, भले ही उनका निष्पादन क्यों न हो, इसमें कुछ हद तक कमी है। यह मानव जाति पर तबाही मचाने वाले राक्षसों की मात्र कहानी नहीं है। इसके बजाय फिल्म अपनी पौराणिक कथाओं को आस्था के दायरे में काफ़ी मजबूती से ले जाती है। फिल्म से पता चलता है कि गॉडजिला उतना ही भगवान है जितना कि राक्षस। ये वास्तव में काफ़ी उल्लेखनीय है कि एक मुख्यधारा की ब्लॉकबस्टर फिल्म धार्मिक प्रतीकात्मकता, ग्रीक मिथक से लेकर थानोस तक के धर्मशास्त्रों और पर्यावरण दर्शन से दूर होने के बजाय इसे अपनाती है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के दौरान मनुष्य वास्तव में साजिश उपकरणों या रूढ़िवादी वैज्ञानिकों की तरह महसूस करते हैं ताकि इन राक्षसों के पास लड़ने के लिए छोड़े जाने का एक तार्किक कारण हो। इसी कारण से मुझे इस फिल्म से प्यार करने का कोई संभावित तरीका नहीं मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए प्रचार सामग्री बहुत अधिक एक्शन का वादा कर रही है और बहुत सारी एक्शन सामग्री यहाँ प्रस्तुत की गई है। कुछ बड़े पैमाने पर थ्रोडाउन है और सीजीआई भी काफ़ी प्रभावशाली है। एक्शन के अलावा ये सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस शेर द्वारा बहुत अच्छी तरह से शूट की गई फिल्म है। हाँ, दृश्य प्रभाव निश्चित रूप से उनकी शॉट रचना में जोड़ते हैं, लेकिन इस पूरी फिल्म में कुछ खूबसूरत छवियां छिड़की गई हैं जो युद्ध के दृश्यों के दौरान कुछ क्षणों को कला के टुकड़े जैसा महसूस कराती हैं। अंत में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने मानव पात्रों को विकास के मामले में पीछे की सीट पर रख दिया, जो कई एक्शन दृश्यों को प्रस्तुत करने के मामले में काम करता है, लेकिन अंततः इसके कारण कई बार थोड़ा खोखला महसूस होता है। बहुत अच्छे स्कोर से जिसने मुझे कभी कभी स्तब्ध कर दिया से लेकर दृश्य प्रभावों ने वास्तव में मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैं यहाँ कई खामियों को माफ़ करने में सक्षम था। यह ऐसी बात नहीं है जो मैं आमतौर पर कहता हूँ, इसलिए मैं फिल्म के समग्र रूप और इसके साथ आने वाले शानदार दृश्य की काफ़ी प्रशंसा कर रहा हूँ। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स कई मुद्दों के साथ एक अच्छी फिल्म है, लेकिन मैं वास्तव में एक्शन मॉन्स्टर फिल्म प्रशंसकों को इसकी अनुशंसा करूँगा। निचला स्तर दुनिया के सबसे महाकाव्य सिनेमाई ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद मार्वल द्वारा नकदी और प्रशंसा बटोरने के साथ हर स्टूडियो जो फिल्मों को एक साथ जोड़ सकता है, भले ही कमजोर रूप से बैंडबाजे पर कूद रहा है। मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि मैंने जापान में बनी गॉडजिला फिल्मों की अंतहीन श्रृंखला नहीं देखी है। मैंने 1954 की मूल गोजिरा फिल्म, 1998 में भयानक अमेरिकी रीमेक और 2014 का संस्करण देखा है,
जिसने फिल्मों के इस नए दौर की शुरुआत की, जिसे वार्नर ब्रदर्स किंग खान के साथ मिलकर एक विशाल फ्रेंचाइजी बनाने की उम्मीद करते हैं। इन सब के साथ मैं इस सीक्वल में कुछ राक्षसी एक्शन की उम्मीद में जा रहा था जो अपने पूर्ववर्ती से कहीं अधिक बेहतर होगा। ये तथ्य हो सकता है कि पूरी फिल्म में इन अन्य राक्षसों के नामों को केवल संक्षेप में ही जाना जा सका, लेकिन क्लासिक फ्रेंचाइज नहीं देखने के बाद उन्हें पहली बार यहाँ देखना काफ़ी शानदार था। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल दृश्यों के लिए ये देखने लायक है। डॉक्टर एम्मा रसेल, वेरा फार्मिगा और उनकी बेटी मेडिसन मिल्ली बॉबी ब्राउन का अनुसरण करते हुए वे एक एक करके प्रत्येक नए पाए गए राक्षस को धीरे धीरे मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। जब चीजें भटकने लगती हैं और वे एक बंधन में फंस जाते हैं, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है। अतीत में अपने परिवार से अलग होने के बाद मेडिसन को यह तय करना होगा कि क्या उसके पिता या माँ वास्तव में चीज़ों के सही पक्ष में हैं। इसके अलावा ये फिल्म विशाल राक्षसों की लड़ाई के तमाशे के बारे में है, जिसमें एक स्पष्ट सेटअप है जो अंततः अगले साल फिल्म गॉडजिला बनाम कान की ओर ले जाएगा। यदि आप खुद को कई अतिरंजित एक्शन दृश्यों में निवेश कर सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। मानवीय पात्र तुच्छ हैं, भले ही मैं मिल्ली बॉबी ब्राउन के नाम के आगे एक तारांकन चिन्ह लगाना चाहूँगा। हालांकि उन्हें फिल्म में कुछ सबसे खराब संवाद दिए गए हैं और समय समय पर उनमें से बहुत सारे हैं, वह एक शानदार युवा अभिनेत्री हैं जो समय के साथ शो को चुराने की अपनी क्षमता को मजबूत करना जारी रखेंगी। फिर भी यह वही करता है जो इसे राक्षस लड़ाई के पक्ष में करना चाहिए था, और आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ इन राक्षसों के साथ कुछ अद्भुत शॉट बनाए गए हैं। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मॉन्स्टरवर्स में तीसरी प्रविष्टि है। एडवर्ड्स द्वारा गॉडजिला 2014 के साथ इस सिनेमाई दुनिया की भव्य शुरुआत के बाद मैं इस किस्त के लिए उत्साहित था। कुल मिलाकर मैं प्रेजेंटेशन से संतुष्ट हूँ, गहराई से उतना नहीं। देखने में फिल्म बहुत अच्छी लगती है। सीजीआई असंगत होते हुए भी अच्छी तरह से किया गया है। हमें गॉडजिला के बारे में और भी बहुत कुछ मिलता है जो गॉडजिला 2014 के सबसे बड़े मुद्दे को ठीक करता है। वह जिन टाइटन्स के खिलाफ जाता है वे भी बहुत अच्छे दिखते हैं। जहां तक जीव जंतुओं के डिज़ाइन की बात है तो मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा किरदारों का रोस्टर है। ट्रैक रखने और निवेश करने के लिए बहुत सारे पात्र हैं। वेरा फार्मिगा और मिल्ली बॉबी ब्राउन कथानक को आगे बढ़ाने में अपना काम करते हैं, लेकिन प्रदर्शित प्रतिभा आपको फिल्म के बेतुके कथानक से विचलित नहीं कर सकती है। इस तरह की जटिल और दूरगामी कथा को शामिल करने की आवश्यकता मुझे चकित करती है। गॉडजिला फिल्म में कथानक को इतना पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैरेथ एडवर्ड्स उद्यम ने इस पहलू को कहीं बेहतर तरीके से संभाला। गॉडजिला 2 एक्शन विभाग में काम करता है। इसे अच्छी तरह से शूट किया गया है और अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। 2014 की तुलना में सिनेमेटोग्राफी में उल्लेखनीय गिरावट आई और इसलिए थोड़ी निराशा हुई। कुल मिलाकर गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स 2014 गॉडजिला के प्रशंसकों को संतुष्ट रखने के लिए पर्याप्त प्रयास करता है, लेकिन थिएटर में नए प्रशंसकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि एक्शन तमाशा विभाग में बड़े लक्ष्यों को हासिल करना नाटकीय कथा भराव एक बड़ी बाधा है, खासकर जब ये रन टाइम को 2 घंटे से अधिक तक बढ़ा देता है। यहाँ समान रूप से उबाऊ रसेल के लिए पहली किस्त से फोर्ड परिवार की अदला बदली, जिस अति गंभीरता से उनकी पारिवारिक अशांति सामने आती है, वह पूरी तरह से गलत और अनावश्यक है। वेरा फार्मिगा, काइल चैंडलर और मिल्ली बॉबी ब्राउन सभी अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन उनसे नियमित रूप से सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने और इसे बेचने के लिए कहा जाता है, जैसे कि वे ऑस्कर के दावेदार हों। कम से कम केन वतनबे और चार्ल्स डांस अपनी घिनौनी भूमिकाओं में आनंद ले रहे हैं। अनावश्यक रूप से गंभीर और मानवीय संबंधों का सामना करने वाले मानवीय रिश्तों को एक तरफ रखते हुए किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बड़े स्क्रीन पर देखने लायक प्रभावशाली ब्लॉकबस्टर रोमांच प्रदान करता है। तो इस फिल्म के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि शीर्षक और ट्रेलर से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्या है। विशाल राक्षस बनाम अन्य विशाल राक्षसों के बीच लड़ाई होती है, और आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रक्रिया में लोग, शहर और बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। पहले की तरह कुछ लोग आपको ये बताने के लिए दौड़ रहे हैं कि कार्रवाई कहाँ है और वर्तमान ऑन स्क्रीन जानवर का नाम क्या है। उन्हें जिस छोटे से काम के साथ काम करना पड़ता है उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर एक विस्मय प्रेरित घूरकर देखने से। ये देखकर अभी भी अच्छा लगा कि मिल्ली बॉबी ब्राउन सीमित अवसर के साथ भी अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ तक हर चीज़ की बात है तो ये सब बहुत अच्छा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि वे क्लेयर डी ल्यून संगीत को फिल्म में शामिल करने में कामयाब रहे होते, जिसका ट्रेलर में इतने अच्छे प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया गया था। प्रभाव सभी प्रथम श्रेणी के हैं। शायद खराब राक्षसों के डिज़ाइन में थोड़ी अधिक विविधता से मदद मिली होगी, और व्यक्तिगत रूप से यहाँ आपके चेहरे के विकल्प के बजाय प्राणियों की गैरेथ एडवर्ड्स बेड़े की झलक को अधिक पसंद किया गया है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक मज़ेदार राक्षस फिल्म है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छी है। मैं अभी स्थानांतरित हुआ हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तनाव में था। यदि आप गॉडजिला से प्यार करते हैं तो देर सबेर आप इसे देखेंगे।
यदि आप मेरी तरह एक्शन फिल्में पसंद करते हैं तो आपको इसे कम से कम एक बार देखना चाहिए। गॉडजिला बनाम कांग मार्च 2020 में आएगा, यह मज़ेदार होना चाहिए। चेकलिस्ट: गगनचुंबी इमारत के आकार का परमाणु छिपकली प्राणी। सही का निशान लगाना। बिजली से सांस लेने वाला 3 सिर वाला ड्रैगन। सही का निशान लगाना। गार्गेंटुआन ल्यूमिनेसेंट कीट और बेहेमोथ विमान खाने वाले प्टेरोडैक्टाइल। टिक करो और टिक करो। उपरोक्त सभी हमारे आधुनिक शहरों में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सही का निशान लगाना। यदि यह सब सप्ताहांत के लिए आपके कामों की सूची के समान दिलचस्प लगता है तो आप तुरंत और सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि यह फिल्म आपके लिए नहीं है। दूसरी ओर, यदि तबाही मचाने वाले राक्षसों की वह सूची आपको उत्साहित करती है तो ये सीक्वल आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। 2014 की गॉडजिला और, ठीक है, हर गॉडजिला फिल्म की विशाल पैमाने की कार्रवाई को दोगुना करते हुए, यह अनुवर्ती धीमी गति से होने वाले निर्माण को खत्म कर देता है और सेट पीस के बाद सेट पीस को तीव्र गति से क्रैंक करता है, जो प्रतीत होता है कि एक परिचय देता है। प्रत्येक अनुक्रम में नया तत्व। ये कभी कभी ट्रांसफॉर्मर स्टाइल एक्शन से ग्रस्त होता है, अस्थिर कैमरा वर्क, बड़े पैमाने पर संपादन और फजी सीजीआई, लेकिन शुक्र है कि यह स्मारकीय विस्तृत शॉट्स के पक्ष में इसे कम कर देता है जो कलात्मक रूप से टाइटन्स को प्रदर्शित करते हैं या अत्यधिक क्लोजअप में जो मनुष्यों के साथ विशाल आकार की असमानता को बढ़ाते हैं। ध्वनि डिजाइन भी एक बार फिर बिंदु पर है। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और मर्मज्ञ चीखें आपके शरीर के माध्यम से गूंजती हैं, जबकि जिला के विकिरण चार्जिंग पावर अब तुरंत एड्रेनालाइन पंपिंग प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर, जब प्राणी विशेषता या आपदा शैली की बात आती है तो जीकेएम पहिए का पुनः आविष्कार नहीं करता है, लेकिन ये दोनों क्षेत्रों में शानदार सेवा करता है। यदि आप बॉक्स ऑफिस पर अपने दिमाग की जांच करने और बोनकस की सवारी के लिए तैयार हैं तो आपको बिग एटम ब्रीथ और उसके विशाल चुम्स को धरती माता के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखने में बहुत मजा आ सकता है। मैं जानता हूं, मैंने किया। 7.5 मैं गॉडजिला फिल्मों का एक आकस्मिक फिल्म दर्शक हूं। मैंने केवल अमेरिकी गॉडजिला फिल्में देखी और मैंने गॉडजिला बनाम मोथरा देखने की कोशिश की। मेरे पास डीवीडी पर गॉडजिला और कोंग स्कल आइलैंड हैं, वे बेकार नहीं हैं। मैंने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का आनंद लिया। यह एक मज़ेदार राक्षस फिल्म है। मैं ईमानदारी से अन्य मॉन्स्टर्स फिल्में पसंद करता हूं, लेकिन मैं पुनर्विचार कर सकता हूं। गॉडजिला के पास स्वयं काफ़ी स्क्रीन टाइम है, आपको उसे देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग स्वाभाविक रूप से निराश थे कि रीबूट में उनकी भूमिका छोटी थी। मुझे फेसबुक के कारण इसके बारे में पता था। जाहिर तौर पर लोगों ने रीबूट में एक्शन की कमी के बारे में शिकायत की क्योंकि यह फिल्म एक्शन से भरपूर है। पहला एक्शन सीन 10 मिनट के आसपास शुरू होता है। एक्शन सीन मज़ेदार है, लेकिन दूसरा थोड़ा बारीकी से फिल्माया गया और तीसरा फीका था। दृश्य बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम ट्रेलर से यह जानते हैं। मुझे लगता है कि रीबूट के दृश्य अच्छे थे। अधिकांश ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह पात्रों बाव हैं। काइल चैंडलर और वेरा फर्मिगा ने वैज्ञानिकों और एक तलाकशुदा जोड़े की भूमिका निभाई है। स्ट्रेंजर थिंग्स की मिल्ली बॉबी ब्राउन ने उनकी बेटी की भूमिका निभाई है, जो विज्ञान में रुचि रखने वाली एक बहादुर लड़की है। एरोन टेलर जॉनसन नहीं लौटते, लेकिन केन वतनबे वापस आते हैं। अभिनय अच्छा था। मुझे लगता है मिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। हालांकि पटकथा का एक बड़ा हिस्सा गहन जांच के लिए खड़ा नहीं है और कुछ चरित्र निर्णायक कथानक बिंदु बिल्कुल शून्य अर्थ रखते हैं, फिर भी मैंने पाया कि ये 2014 के रिडिक्स की तुलना में बहुत कम जटिल है और बहुत अधिक सुसंगत है 70 के दशक के सेट प्रीक्वल की तुलना में। एक बार फिर, पटकथा लेखकों के पास ग्रह पर एंथ्रोपोसीन के प्रभावों के बारे में कहने के लिए काफ़ी कुछ है, और जबकि जलवायु आपातकाल और पर्यावरणीय संकट के इस युग में पहली 2 फिल्मों की तुलना में इस पर कहीं अधिक व्यापक रूप से काम किया गया है। ऐसा लगता है ठीक है कि यह संदेश 100 फीट के विशालकाय प्राणी के ऊंचे स्थान से टकराने जितना सूक्ष्म है। मानवीय प्रदर्शन अधिकांश भाग के लिए ठीक है, और जबकि पात्रों को बारीकी से चित्रित किया जा सकता है और हॉकिंस और वतनबे जैसे बहुत अच्छे अभिनेता अंडरराइटेड भूमिकाओं में थोड़ा बर्बाद महसूस करते हैं, ऑस्कर योग्य मोड़ वास्तव में वह कारण नहीं है जिसके कारण लोग देखने जा रहे हैं ये फिल्म। दिन के अंत में, ये सब टाइटन्स के एक दूसरे से भिड़ने के बारे में है और उस स्तर पर जीकेएम शानदार ढंग से काम करता है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिज़ाइन शानदार है और सीजीआई वास्तव में शैली के भीतर जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक टाइटन्स एक गोलाकार, व्यक्तिगत इकाई की तरह महसूस करता था, जिसमें प्रत्येक बातचीत में सच्चा व्यक्तित्व सामने आता था। एक के बाद एक शॉट ने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, और इस साल अब तक जारी किए गए अधिक कॉर्पोरेट उत्पादों के विपरीत, जीकेएम में वास्तव में एक शैली और सौंदर्य है जो इतने सारे भूलने योग्य प्रभावों से भरे महाकाव्यों के बीच खड़ा है। साउंड डिज़ाइन टीम को भी बड़ी मदद मिलने वाली है। इन जानवरों द्वारा फैलाए गए कुछ अलौकिक शोर वास्तव में भयानक हैं। मोथरा 3 का पुनर्जन्म, जीएमके, गॉडजिला टोक्यो एसओएस, गॉडजिला फाइनल वॉज, गॉडजिला द प्लैनेट ईटर और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स अच्छे लगते हैं। मुझे ये पसंद है कि वह अपने पिछले कुछ डिज़ाइनों की तुलना में अधिक यथार्थवादी दिखती है।
दुर्भाग्य से मोथरा और रोडन का फिल्म में नहीं होना थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि फिल्म गॉडजिला और किंग गिदोराह पर अधिक केंद्रित है, लेकिन फिर भी उन्हें देखना अच्छा लगा। अंत में राजा गिदोराह, 3 सिर वाला राक्षस गिदोराह, एस्ट्रो राक्षस का आक्रमण, सभी राक्षसों को नष्ट करना, गॉडजिला बनाम गिगन, गॉडजिला बनाम राजा गिदोराह, GMK, गॉडजिला अंतिम युद्ध, गॉडजिला ग्रह खाने वाला और राक्षसों का गॉडजिला राजा अद्भुत था। ये पूरी श्रृंखला के पात्रों का आसानी से सर्वश्रेष्ठ संस्करण है। वह बहुत बड़ा और विशाल था, वह वास्तव में इस फिल्म में एक खतरे की तरह महसूस हुआ। मुझे ये भी अच्छा लगा कि प्रमुखों का व्यक्तित्व कैसा था। मुझे इस फिल्म में मौजूद ईस्टर अंडे पसंद हैं, जिनके सभी संदर्भ प्राप्त करने के लिए आपको एक कट्टर गॉडजिला प्रशंसक होना होगा। अंतिम लड़ाई अद्भुत थी, ये सबसे अच्छी दिखने वाली गॉडजिला लड़ाई है। मेरा मतलब है कि यह मेरी पसंदीदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अद्भुत है। मैं दृढ़तापूर्वक इस फिल्म को तुरंत देखने की सलाह देता हूँ। लेजेंडरीज मॉन्स्टरवर्स गाथा में इस जोरदार, दृश्यमान, लुभावनी प्रविष्टि के साथ तेजी से जारी है। गॉडजिला 14 के लगभग 5 साल बाद और स्कल आइलैंड की घटनाओं के लगभग 50 साल बाद GKIM ने टोहो के कुछ सबसे प्रिय पात्रों को पेश करके और उन्हें विनाश के एक तूफानी वैश्विक दौरे पर छोड़कर राक्षस को कुचलने को बढ़ाया है। हालांकि ये जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग मानवता और टाइटन्स दोनों की रक्षा करना चाहते थे, उनके पास एक गुप्त एजेंडा हो सकता है, और यह उन लोगों पर निर्भर है जो उनकी योजनाओं को विफल करने और पृथ्वी पर सभी जीवन को लड़ने का मौका देने के लिए अपनी चालों का पता लगाते हैं। ये फिल्म बेहद अद्भुत है, मुझे ये फिल्म सचमुच बहुत पसंद है। मैं इस फिल्म से इतना रोमांचित था कि बड़े पर्दे पर अपने 4 पसंदीदा राक्षसों को देखने के लिए एंड गेम से भी ज़्यादा उत्साहित था। इसके अलावा हमें गॉडजिला द प्लैनेट ईटर के बाद एक अच्छी गॉडजिला फिल्म की ज़रूरत थी, जो बेकार है और पूरी श्रृंखला में मेरी सबसे कम पसंदीदा है। लेकिन यह अब तक की मॉन्स्टर वर्स श्रृंखला की गॉडजिला फिल्म में मेरी पसंदीदा है। ये सबसे महाकाव्य और विशाल लगता है। साथ ही यह फिल्म पिछली फिल्म की तुलना में अधिक तेज गति वाली है और इसमें राक्षस भी पिछली फिल्म की तुलना में बहुत अधिक हैं। किरदार अच्छे हैं, लेकिन पिछली फिल्म के किरदारों से एक कदम आगे हैं। संगीत बेहद अद्भुत है। उन्होंने गॉडजिला और मोथरा के लिए पुरानी फिल्मों के पुराने ट्रैक का उपयोग किया है, जो बहुत अच्छा लग रहा था। बेयर मैक्लेरी ने वास्तव में उत्कृष्ट काम किया। दुर्भाग्य से हमने रोडन और गिदोराह के विषय नहीं सुने, लेकिन फिर भी संगीत अद्भुत था। राक्षसों का डिज़ाइन भी बढ़िया है। गॉडजिला वही है जो पिछली फिल्म में था, लेकिन उसके स्पाइक्स क्लासिक स्पाइक्स की तरह दिखने के लिए बदल गए हैं और उसके पैर इस बार हाथी के पैरों की तरह नहीं दिख रहे हैं। रोडन अद्भुत था, ये सबसे अच्छा रोडन है। रोडन, गिदोराह 3 सिर वाला राक्षस, एस्ट्रो राक्षस पर आक्रमण, सभी राक्षसों को नष्ट करना, गॉडजिला बनाम मेचा गॉडजिला 2, गॉडजिला अंतिम युद्ध और राक्षसों का गॉडजिला राजा, जो हमने 1956 से देखा है। मुझे ये भी पसंद है कि वह ज्वालामुखी से कैसे बाहर आता है और उस पर उसकी आग जलती है। इसके अलावा वह जिस स्थान पर सम्राट का पीछा कर रहा था, वह दृश्य वास्तव में बहुत अच्छा था। मोथरा 1961, मोथरा बनाम गॉडजिला, गिदोराह 3 सिर वाला राक्षस, एबिरा गहराई का आतंक, सभी राक्षसों को नष्ट करें, गॉडजिला बनाम मोथरा, गॉडजिला बनाम स्पेस गॉडजिला, मोथरा का पुनर्जन्म, मोथरा 2 का पुनर्जन्म। यहाँ ये संभवतः मनुष्यों के पक्ष में 60/40% था। हमने उस 40% में जो देखा वह सब मैं चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर का छोटा बच्चा आश्चर्य से चमक रहा था। आखिरकार गॉडजिला फिल्में जो मैंने एक बच्चे के रूप में देखी, सर्वोत्तम CGI पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ CGI के साथ बड़े पर्दे पर जीवंत हो गईं। हाँ, ये 2014 गॉडजिला और कॉन्ग की नवीनतम रिलीज में अविश्वसनीय विशेष प्रभाव हैं और उचित तकनीक के साथ बनाई गई सभी पिछली फिल्मों को देखने में एक बड़ा प्लस है। और अब अपनी जापान चुटकी पर वापस जा रहा हूँ। शिन गॉडजिला, जो 2014 गॉडजिला के बाद आई थी, उसके कुछ सबसे बुरे प्रभाव थे जो मैंने शरकंडो के बाद से देखे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से चकित हूं कि जापान, जो गॉडजिला का प्रवर्तक है, पीछे की ओर बड़ी छलांग लगाएगा, जबकि नकल करने वाला अमेरिका आगे की ओर बड़ी छलांग लगाता है। मोनार्क 3 में एक भी दृश्य ऐसा नहीं था जिस पर मुझे विश्वास न हो कि ऐसा घटित हो रहा था, जैसे कि यह व्यावहारिक रूप से बनाया गया हो। हाँ, कुछ तुच्छ मानवीय दृश्य ध्यान भटकाने वाले थे, लेकिन मैं उनके लिए नहीं आया था। मैं आमतौर पर बड़ी संख्या में बड़ी लड़ाइयों और दिग्गजों के लिए आया था। मेरे अंदर निराशा नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं इसे देख पाता, मैंने पहले ही इसे दूसरी बार देखने की योजना बना ली थी, अपने पिता को फादर्स डेड के रूप में लेना। उनका और मेरा विचार मिल गया, और मैं इसे दोबारा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। या किंग बनाम किंग, जब कोंग अगले साल गॉडजिला से लड़ने के लिए आएगा। यह मेरे सीट अनुभव का एक और फायदा होगा। अंतिम विचार, ईस्टर अंडे के बारे में बात करें। वे व्यावहारिक रूप से मुझसे उस 35 फिल्म मैराथन को वास्तव में करने के लिए विनती कर रहे हैं, जिसमें वे फ्रेंचाइजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। अकेले क्रेडिट के बाद का दृश्य देखने पड़ने के लिए कई दिलचस्प चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन ये सब तेजी से होता है।
जब ये सामने आएगा तो मैं पहले से ही इसे ब्लू पर खरीदने जा रहा था, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है ताकि मैं फिल्म के विकिरण को और अधिक अवशोषित करने के लिए इसे रोक सकूं। अच्छाइयों का, लेकिन ये जेम्स बॉन्ड जैसा नहीं है। 2012 के स्काईफॉल के आने से ठीक पहले फिर से मैंने उस तारीख तक 25 बॉन्ड फिल्मों में से केवल 7 देखी थी, उन संतानों सहित जिनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। नेवर से नेवर अगेन भी शामिल है। इसलिए मैंने एक पूरा बॉन्डथॉन किया और सभी देखी आधिकारिक गैर आधिकारिक 007 फिल्में। यहाँ जिला के मामले में मुझे नहीं लगता कि मैं इतना पनीर बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मूल 1954 की गॉडजिला, 2014 की गॉडजिला और ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं जो मैंने देखी हैं। केवल राक्षसों के राजा, संभवतः इसका भार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। यह मॉन्स्टर्स की एवेंजर्स फिल्म थी, लेकिन 20 गुना। संभवतः पिछली फिल्मों के विचारों और जुड़ावों पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। गॉडजिला और अन्य काइजू दोनों के पास स्क्रीन पर जितना समय था, उससे मुझे अविश्वसनीय आनंद और संतुष्टि मिली। इस सीक्वल का सार यह है, गॉडजिला की पहली उपस्थिति के बाद से 5 साल वास्तविक समय में भी बीत गए और किसी भी दिग्गज ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी को और अधिक नुकसान पहुंचाने पर आमादा है, सम्राट किसी भी विशाल प्राणी की तुलना में। इसके साथ ही सभी मुद्दों के दोनों पक्षों के मनुष्य अपनी बात कहने के लिए लड़ते हैं, जबकि राक्षस प्रभुत्व के लिए खड़े होते हैं। अब दर्शक के रूप में हम उन्हें लड़ने दो। फिल्म बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और ज़्यादातर झगड़ालू इंसानों और अपनी बेटी को वापस पाने के बहुत लंबे सबप्लॉट के कारण दब जाती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर किसी की प्रेरणाओं को समझने में बहुत लंबा समय लगता है, और जब समझाया जाता है तो ये जानना मुश्किल होता है कि कहाँ जाएं। लेकिन किसी भी गॉडजिला या काइजू फिल्म की तरह हम यहाँ पात्रों के लिए नहीं हैं। मैं बस हमेशा प्रार्थना करता हूँ वे गॉडजिला और दोस्तों से 95% स्क्रीन समय पर हावी न हो, जैसा कि उन्होंने उस भयानक शिन गॉडजिला फ्लिक में किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें शामिल अभिनेताओं के लिए ये तार्किक समझ में आता है, उन्हें बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करने के लिए मजबूर करें, एक कृत्रिम रूप से आरोपित स्थिति बनाएं और फिर उन्हें लगातार बार बार जीवित रहने दें, जबकि उन्हें पहली बार में ही मर जाना चाहिए था। क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्य पात्रों की देखभाल करें? वही कार्यप्रणाली, द अनफॉरगिवेबल, एक कॉन्ट्रीवेंस। यदि कॉन्ट्रीवेंस के लिए ऑस्कर में कभी कोई श्रेणी होती तो इस फिल्म को वह मिलती। यदि कभी कॉन्ट्रीवेंस के लिए कोई नोबेल पुरस्कार श्रेणी होती तो इसे ये पुरस्कार मिलता। ये बहुत बुरा है, पहले दृश्य से लेकर अंत तक। ये दर्शकों के चेहरे पर बार बार अंकित होता रहता है। ईमानदारी से कहें तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म एक छोटे बच्चे द्वारा लिखी निर्देशित की गई थी, जो कहानी कहने के मूल तत्वों को ठीक से नहीं समझता है। मैंने किसी भी पात्र की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि उन पात्रों की भी परवाह नहीं की जिन्हें वे अभिनेता निभाते हैं जो मुझे पसंद हैं। यहाँ तक कि कुछ राक्षस लड़ाइयाँ भी अधिकांश भाग के लिए अप्रतिम लगी और लंबी खींच गईं। मुख्य पात्र बेवकूफ़ों की तरह असंभव रूप से खतरनाक स्थितियों में फंस जाते हैं और उस समय बच जाते हैं जब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोबारा और दोबारा और दोबारा। मैं फिर कभी इस निर्देशक और पटकथा लेखक द्वारा बनाई गई फिल्म नहीं देखूंगा। मैं यातना के बिना काम कर सकता हूँ। कृपया मेरी तरह कष्ट न सहें। मैं एक समय जानता था जब जापान प्रौद्योगिकी में हमसे आगे निकल गया था। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द US। 65 साल, 35 गॉडजिला फिल्में, और यहाँ निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष के करीब है। अब उन्होंने कहा, मैं केवल उन फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने उनकी देखी हैं। मैंने 3 अमेरिकी संस्करण, कोंग, स्कल आइलैंड का नया मोस्टवर्स संस्करण और शेष 25 इश फिल्मों में से लगभग 7, शायद 8 देखी हैं। अच्छा, 1 साउंड ट्रैक, 2 साउंड एडिटिंग, 3 अंतिम लड़ाई का अंतिम मिनट। ठीक है, 1 राक्षस डिज़ाइन कुछ भी शानदार नहीं, खासतौर पर मुख्य प्रतिपक्षी का डिज़ाइन पसंद नहीं आया। ये कम जैविक और एक निश्चित पौराणिक जानवर के एक निश्चित डिज़ाइन की नकल करने का प्रत्यक्ष प्रयास अधिक लग रहा था। 2 सिनेमेटोग्राफी, यहाँ कुछ भी नया नहीं है, बड़े क्षेत्रों और भूदृश्यों आदि का व्यापक विस्तार। 3 निष्कर्ष, खराब। 1 पार्श्व पात्र, ऐसा लगता है कि अधिकांश पार्श्व पात्रों के अस्तित्व का एकमात्र कारण विविधता और लिंग कोटा भरना, वर्तमान रुझानों पर दिखावा करना था। बस उन्हें कुछ संवाद और वोइला के साथ कुछ दृश्य दें। काम किया। 2 अनिवार्य पार्श्व पात्र, अरे हमारे पास कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बेतरतीब ढंग से एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, आप वह व्यक्ति हैं। और 1 मुझे नहीं पता, प्रमुख वैज्ञानिक बने अपनी भूमिका को सही ठहराने के लिए। 3 संवाद, वन लाइनर्स से लेकर निरर्थक प्रतिक्रियावादी बातचीत तक, सभी बहुत बचकानी लगती हैं और इनमें बहुत कम विचार किया गया है। 4 मुख्य पात्र, मुझे कुछ अभिनेता पसंद हैं, लेकिन स्रोत सामग्री और निर्देशन इतना खराब था कि वे अपने काम में कमज़ोर लगने लगे। 5 अनिवार्य भूमिकाएं, यह ऐसा है जैसे पटकथा लेखक निर्देशक के पास करने के लिए आवश्यक चीज़ों की एक चेकलिस्ट थी। लिंग विविधता, जांच करना,
जातीय विविधता जांच करना, महान बलिदान स्थिति चरित्र जांच करना, बुरी परिस्थिति में मुख्य पात्र को बचाना है जांच करना आदि। ये सबसे खराब चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिली। भयानक 1 चरित्र प्रेरणाएं निरर्थक, खराब तरीके से चित्रित और समझाया गया, और कथित रूप से बुद्धिमान लोग जो निर्णय लेते हैं वे स्पष्ट रूप से सामान्य ज्ञान वाले लोग नहीं करते हैं, जो अगले बिंदु की ओर ले जाता है। 2 चरित्र सेटिंग्स जिस तरह से यह फिल्म संभवतः बनाई गई थी। निर्देशक पटकथा लेखक एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना चाहते थे। फिर बहुत सी गॉडजिला फिल्मों के आधार को गंभीर सीधे चेहरे के साथ समझाने की कोशिश करना लगभग असंभव है। जो समीक्षक ये दावा कर रहे हैं कि यह सबसे खराब है और फिर इसका कारण बता रहे हैं, वे वास्तव में इस शैली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लगभग सभी फिल्मी कथानकों में एलियंस द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास, समय यात्रा और या विशाल रोबोट, कभी कभी एलियंस द्वारा बनाए गए रोबोट या उपरोक्त सभी घटक शामिल होते हैं। और निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान न दें कि हर फिल्म इसी पर केंद्रित है, परमाणु सांस के साथ एक विशाल रेडियोधर्मी राक्षस जो पारंपरिक हथियारों के लिए लगभग अजेय है। सच में फिल्मों में ऐसा यथार्थवाद आना मुश्किल है। फिल्म प्रेमी निश्चित रूप से हर एक KOTM सहित में कथानक में इतना बड़ा छेद कर सकते हैं कि गॉडजिला चल सके। यह उनके लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। ये फिल्म कई प्रशंसकों को वह देती है जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे थे, और पहली बार जब वे गिदोरा के प्रकाश विस्फोट को देखते हैं या अकीरा इफुकुबे से अनुकूलित कुछ मूव्स को सुनते हैं तो ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है और पुरानी यादों की जबरदस्त अनुभूति होती है। छोटे पुराने संदर्भ और ईस्टर अंडे भी अच्छी तरह से बनाए गए हैं। ये शानदार CGI के साथ काइजू मॉन्स्टर मैश है जो क्लासिक तोजो पात्रों को बड़े पर्दे पर वापस लाएगा, जिस तरह से अधिकांश प्रशंसक देखने की उम्मीद कर रहे थे। ये जैसा है उसका आनंद लें और आपको अपने पैसे का पूरा मूल्य मिलेगा। मैं राक्षस फिल्में खोदता हूँ। मुझे विशाल जीवों की अवधारणा पसंद है जो हमें बौना बना देते हैं। कुछ ऐसा जो डायनासोर के प्रति मेरे आकर्षण से शुरू हुआ जब मैं बच्चा था। लेकिन ये कहना कि यह फिल्म निराशाजनक थी एक अतिशयोक्ति होगी। हॉलीवुड में अच्छे कहानीकार कहाँ हैं? नकारात्मक समीक्षाओं को पढ़कर सिर खुजलाने वाला सवाल यह है कि सच में आप वास्तव में क्या उम्मीद कर रहे थे? मैंने लगभग 40 वर्षों तक गॉडजिला फिल्मों का आनंद लिया है, यहाँ तक कि गोगिरा भी, वह मूल फिल्म जिसे अधिकांश प्रशंसक सर्वसम्मति से श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अभिषिक्त करेंगे, परमाणु युग के खतरों से संबंधित इसके सभी गहरे रूपकों और पहले से बनाए गए गहरे रंगों के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी के 10 साल पुराने स्मारक में अभी भी रबर सूट पहने एक आदमी जापान के शहरों के छोटे छोटे मॉडलों को बर्बाद कर रहा है। अगले 65 वर्षों में गॉडजिला की फिल्मों में भयानक और हास्यास्पद रूप से खराब कैंप फ्लिक्स, संवाद करने के लिए रिकॉर्ड स्क्रैचिंग के साथ बेशर्म स्टॉक फुटेज के साथ लोड किया गया से लेकर बहुत ही महाकाव्य काइजू फ्लिक्स तक शामिल हैं। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक ऐसी फिल्म है जिसे हम में से कई लोगों के लिए प्रशंसक सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शनिवार की सुबह मुख्य रूप से शोवा युग के दौरान बनी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। राक्षस मैश का जन्म, मोथरा, राजा गिदोरा और रोडन सहित अन्य का निर्माण। मेरी विनम्र राय में यह वादे के अनुसार पूरा होता है। जबकि मेरे जैसे कई लोगों ने गॉडजिला की 2014 की रिलीज का स्वागत किया और आनंद लिया, रचनात्मक आलोचना के वैध क्षेत्र भी थे। गॉडजिला को जॉस होने की जरूरत नहीं थी, जहां वह मुश्किल से देखा जाता था और फिर जब वह दिखाई देता था तो तुरंत धुएं या समुद्र में गायब हो जाता था। कहानी में मानवीय घटक को फिल्म पर हावी होने की जरूरत नहीं थी, और जब भी आक्रामक टकराव होने वाला था उन्हें कार्रवाई से दूर जाने की जरूरत नहीं थी। 2019 की किस्त में उल्लिखित कई क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। ये सही नहीं है और इसे कभी भी लेखन या अभिनय के लिए अकादमी नामांकन के लिए विचार करने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं कहूंगा कि मुख्य अभिनेता बकवास को समझाने में अच्छा करते हैं और दर्शकों के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग कथानक के बारे में शिकायत कर रहे हैं, उनके लिए ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह लगभग अस्तित्वहीन है। यह विशालकाय राक्षसों की लड़ाई है। उन दोनों की एक समस्या यह है कि मनुष्य चूसते हैं, लेकिन यदि आपको ये समस्या है कि 2014 में मनुष्य कितने मांसल थे, तो आप इससे और अधिक नफरत करेंगे। मेरे लिए इस फिल्म के इंसान बहुत उबाऊ हैं, और अगर यह फिल्म 2014 की तरह होती जिसमें अंत तक कोई राक्षस नहीं होता तो ये दुखद होता। मैं फिल्म को ये बताऊंगा, राक्षसों की लड़ाई वास्तव में अच्छी है और कुछ मामलों में अजीब तरह से सुंदर है। अगर यह फिल्म 2014 की तरह ज़्यादातर मानवीय होती तो मुझे इससे नफरत होती, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ब्लू रे पर खरीदूंगा, जबकि मैंने 2014 में इसे लगभग तुरंत ही खरीद लिया था। TLDR, मैं व्यक्तिगत रूप से अभी भी सोचता हूं कि 2014 कुल मिलाकर एक बेहतर फिल्म है। दोनों में इसके मानवीय चरित्रों के साथ बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इसके साथ और भी अधिक समस्याएं हैं। राक्षसी लड़ाइयों में वजन और पैमाने की कमी मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी। राक्षस जितने बड़े थे उससे कहीं ज़्यादा फुर्तीले और तेज थे, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्देशक को अपने पैमाने और उस सब के बारे में पता नहीं है।
मुझे लगता है कि गैरेथ एडवर्ड्स को इसका निर्देशन करना चाहिए था। हो सके तो इसे सिनेमाघरों में देखें। 2014 में गॉडजिला की कमी थी और इससे ऐसा हुआ कि जब वह स्क्रीन पर थे तो ये यकीनन हमारे पास सबसे अच्छा गॉडजिला था। ध्यान रखें कि मैंने केवल ओग और पहला अमेरिकी देखा है। अगर आप गॉडजिला 2014 से नफरत करते हैं, यदि इसमें गॉडजिला की कमी है तो आपको ये पसंद आएगा। ओह, मानवीय चरित्र 2014 से भी बदतर हैं। ये फिल्म जिस तरह से प्रस्तुत की गई है उसके लिए बहुत बढ़िया है। अपनी सोच की टोपी बंद करो, पागल सीजीआई काइजू प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाओ और गड़गड़ाहट के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि यदि आप इसे इस रूप में देखते हैं कि यह क्या है, बड़े राक्षसों द्वारा एक दूसरे को मुक्का मारने के बारे में एक गूंगी ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर, तो आपको ये बिल्कुल पसंद आएगी। मेरी समीक्षा को हल्के में लें क्योंकि मुझे 2014 की गॉडजिला फिल्म बहुत पसंद आई थी। कृपया मेरी राय से नफरत न करें क्योंकि यह सिर्फ मेरी राय है। मैं ये कहूँगा, जब मैंने गॉडजिला 2014 देखी तो मैंने सोचा कि यार, अगर गॉडजिला इसमें अधिक होता तो यह फिल्म कितनी अद्भुत होती, लेकिन ये फिल्म ऐसा करती है और इसने मुझे एहसास कराया कि उन्होंने ऐसा पहले स्थान पर क्यों किया। इसने ऐसा बना दिया कि जब वह स्क्रीन पर थे तो उसे बस महाकाव्य और विशेष बना दिया गया। ये फिल्म अपनी खासियत खो देती है। मेरे लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गॉडजिला को प्यार करते हुए बड़ा नहीं हुआ। मैंने मूल और 2014 की गॉडजिला फिल्मों के अलावा शायद ही कोई गॉडजिला फिल्में देखी हों और उस पैमाने से मैं कहूँगा कि यह सबसे खराब है। हालांकि इस फिल्म को समर्थन मिलता है। ये शुद्धिकरण की तरह है कि कैसे लोगों ने पहली फिल्म के साथ एक मुख्य चीज़ के बारे में शिकायत की और स्टूडियो ने इसे सुना और इसे ठीक किया। इस फिल्म में बहुत अधिक गॉडजिला और राक्षस हैं। मुझे यकीन है कि लोग इसकी सराहना करेंगे, लेकिन इससे मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने 2014 की फिल्म में ऐसा क्यों किया। मेरे लिए, मुझे लगता है कि चूंकि गॉडजिला 2014 की फिल्म में शायद ही था जब वह इसमें था, तो ये लुभावनी, सुंदर और वास्तव में महाकाव्य थी। इस फिल्म के साथ यह इतना घटित होता है कि यह बस एक बड़े राक्षस से लड़ने वाली फिल्म में बदल जाती है। और कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, लेकिन मुझे खेद नहीं है। मुझे लगता है कि गैरेथ एडवर्ड्स ने माइकल डफर्टी की तुलना में पैमाने को कहीं अधिक समझा। 2014 में गॉडजिला बहुत बड़ा था, इसलिए वह बहुत धीमी गति से चला और हर चीज़ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें वजन हो। इस फिल्म में वे जितने बड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। 2014 की धीमी गति और वजनदार की तुलना में वे बहुत फुर्तीले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का भरपूर आनंद लिया। हालांकि ट्रेलर ने वह वादा किया था जो फिल्म नहीं दे सकती। क्लाउड डेब्यूसी और गहन सर्वनाशवाद, सौंदर्य की दृष्टि से प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है। एरिक एडहल, ब्रैंडन जोन्स और टिम वाल्स्टन का ध्वनि डिज़ाइन उपयुक्त रूप से बहरा कर देने वाला है और लॉरेंस शेर की सिनेमेटोग्राफी में पैमाने की अच्छी तरह से समझ है, खासकर 2.39:13D IMAX प्रारूप में। इसे रोजर बार्टन, बॉब डिक्से और रिचर्ड पियर्सन के संपादन द्वारा पूरक किया गया है, जो सबसे अराजक एक्शन दृश्यों की लय को भी बनाए रखता है। फिल्म रंग के साथ कुछ दिलचस्प चीजें भी करती है। जबकि जब हम मानवीय पात्रों के साथ होते हैं तो पैलेट मुख्य रूप से मिश्रित होता है। टाइटन्स को द्विआधारी मौलिक रंगों में कोडित किया जाता है। मोथरा लावा के रूप में नीला और अपने अंतिम रूप में सोना चमकता है। रोडन लावा के कठोर लाल को दर्शाता है जिससे वह निकलता है। गॉडजिला प्रकृति का हरा रंग है। गेदोरा एक तटस्थ गहरा भूरा रंग है। कुछ असाधारण व्यक्तिगत शॉट भी हैं जिनमें से अधिकांश दुर्भाग्य से ट्रेलर द्वारा खराब कर दिए गए हैं। मोथरा ने पहली बार अपने पंख फैलाए। गेदोरा एक फूटते हुए ज्वालामुखी के ऊपर बैठा, जिसके अग्रभूमि में एक क्रूज दिखाई दे रहा था, जो गॉडजिला की मान का खुलासा था। और अंतिम शॉट रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है जिससे काइजू का कोई भी प्रशंसक संभवतः असंतुष्ट नहीं हो सकता। विशुद्ध रूप से शिल्प के स्तर पर यह बेहद प्रभावशाली फिल्म है। सिटीजन केन 1941 ये निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन किसने इसकी उम्मीद की थी, क्या चाहता था? फिल्म को वास्तव में समझने की कुंजी संदर्भ पर विचार करना है, ये देखना कि यह क्या बनने की कोशिश कर रही थी। और इस अर्थ में यह एक सफलता है। निश्चित रूप से स्क्रिप्ट घृणित है और डफर्टी कोई एडवर्ड्स नहीं है, जो एडवर्ड्स को आसानी से पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने स्वयं के व्यक्तित्व को तमाशा में लाओ। मार्क का किरदार भी अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया है। शीर्ष बिल चैंडलर द्वारा अभिनीत, उसके पास फिल्म के अधिकांश हिस्से में चिंतित अभिव्यक्ति के साथ मॉनिटर को देखने के अलावा कुछ भी नहीं है, जो काइजू फिल्म के नायक की तुलना में एक तंगा चुके पिता के रूप में अधिक सामने आता है। मोनाक फ्लैगशिप ARGO के पुल पर खड़े पात्रों के एक दूसरे पर व्याख्यात्मक शब्द डंप उगलते हुए भी बहुत सारे दृश्य हैं। और फिल्म में एक भी किरदार त्रिआयामी नहीं दिखता। कुछ प्रफुल्लित करने वाले स्थानिक परिवर्तन भी चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ARGO को एक सुपर उन्नत हाईटेक मोबाइल किला माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लगभग 10 मिनट में ग्रह के एक तरफ से दूसरे तक उड़ान भरने में सक्षम है, और जब तक ये परिवहन में सक्षम नहीं होता तब तक कुछ गेम होता है। दूरियों का सिंहासन स्तरीय संपीड़न चल रहा है। एक और समस्या जी झांग द्वारा निभाए गए जुड़वां बच्चे हैं। सिवाय इसके कि जब तक मैंने कुछ समीक्षाएं नहीं पढ़ीं, तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उनमें से दो भी थे।
निश्चित रूप से मैंने देखा कि जिसे मैं एक विलक्षण चरित्र समझता था वह एक ही समय में दो स्थानों पर दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि उस समय तक आरजीओ पहले से ही सभी स्थानों पर ग्लोब होपिंग कर चुका था, इसलिए मैंने इसे फिल्म में भौगोलिक यथार्थवाद की कमी के कारण मान लिया। तथ्य यह है कि जुड़वां बच्चों को नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। ये बेहद खराब लेखन है, खासकर ये देखते हुए कि उन्हें शोबिजिन का आधुनिक संस्करण माना जाता है और टाइटन युद्धशाही को देखने के लिए बहुत उत्साहित न हो। गॉडजिला और मोथरा की केंद्रीय टैग टीमों के अलावा जो गिदोरा और रोडन के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं, बाकी अधिकांश फिल्म के लिए नए बनाए गए लोगों सहित केवल समाचार रिपोर्टों और एक असेंबल में देखे जाते हैं जो समापन क्रेडिट के पीछे चलता है, हालांकि कुछ एक दृश्य के लिए जरूर आएं। इसका एक हिस्सा यह है कि कथा गॉडजिला की नैतिकता को सरल बनाती है। 2014 के संस्करण में एडवर्ड्स ने गॉडजिला के इरादों को शानदार ढंग से खराब कर दिया, एक ऐसे राक्षस का चित्रण किया जो मानवता के प्रति काफी उदासीन था और अपनी अल्फा स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए जैविक ड्राइव से कहीं अधिक चिंतित था। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गॉडजिला और मोथरा दोनों मौलिक रूप से अच्छे हैं और गिडोरा से मानवता की रक्षा करना चाहते हैं, जो अधिक द्विआधारी है और लेने के लिए उतनी दिलचस्प स्थिति नहीं है। और हाँ, फिल्म इस तथ्य को संबोधित करती है कि असावधानी और लालच के कारण मानवता अपने विलुप्त होने को सुनिश्चित करने के कगार पर है। समस्या यह है कि स्क्रिप्ट इतनी अव्यवस्थित और खराब ढंग से संरचित है, इको थीम इतनी उपदेशात्मक है और कार्रवाई में उन विषयों का जैविक एकीकरण इतना कम है कि वे सबसे अच्छे रूप में पृष्ठभूमि की अप्रासंगिकता के रूप में सामने आते हैं और सबसे बुरी स्थिति में नैतिकता को विचलित करने वाले लगते हैं। और किसी भी मामले में फिल्म अंततः विपरीत परिस्थितियों में मानवीय दृढ़ता की घिसी पिटी पुरानी धारणा की पुष्टि करने के पक्ष में इस सबको कमजोर कर देती है। हालांकि स्क्रिप्ट के साथ अन्य समस्याएं भी हैं। उदाहरण के लिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पात्र अधिक भलाई के लिए सभी अलग अलग समय पर अपना बलिदान देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी बलिदान का वास्तव में कोई मतलब नहीं होता है। एक और दृश्य जो काम नहीं करता वह है एक प्रमुख पात्र की मृत्यु। यह इतना अचानक होता है, इतनी अव्यवस्था के बीच, जबकि कैमरा उन पर केंद्रित होता है, कि अगले ही दृश्य में फिल्म को हमें मॉनिटर पर उनका चेहरा दिखाना पड़ता है और नीचे मृतक शब्द लिखा होता है। इसके तुरंत बाद पर्यावरण आतंकवादी जोना एलन चार्ल्स डांस और उसकी निजी सेना ने सुविधा पर धावा बोल दिया, ORCA चुरा लिया और एम्मा और मेडिसन का अपहरण कर लिया। जवाब में मोनाक ने एम्मा के अलग हो चुके पति और ORCA के सह डिजाइनर डॉक्टर मार्क रसेल काइल चैंडलर का पता लगाया, इस उम्मीद में कि वह जोना को ढूंढने में मदद कर सकेगा। गॉडजिला और एम्यूटियो के बीच लड़ाई के दौरान सैन फ्रांसिस्को में मार्क और एम्मा ने एक बेटे को खो दिया, और जबकि एम्मा को लगा कि टाइटन्स मानवता की मदद कर सकते हैं, मार्क आश्वस्त हो गए कि उन सभी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस बीच जोना अंटार्कटिका में मोनाक सुविधा की ओर जाता है और एकमात्र गैर स्थलीय टाइटन को मुक्त करता है, एक डरावना 3 सिर वाला ड्रैगन जिसका कोड नेम मॉन्स्टर जीरो है, लेकिन जिसे प्राचीन मनुष्य राजा गिदोरा के नाम से जानते थे। ये तर्क देते हुए कि मानवता ने ग्रह को विनाश के बिंदु पर ला दिया है, जोना का मानना है कि यदि टाइटन्स जाग गए तो आगामी संघर्ष अधिकांश मानव सभ्यता को मिटा देगा, जिससे ग्रह को ठीक होने के लिए समय मिल जाएगा। और इसलिए गिदोरा द्वारा दुनिया भर के विभिन्न टाइटन्स को जगाने के साथ गॉडजिला उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। गॉडजिला मूल रूप से 1954 में टोमोयुकी तनाका, इशिरो होंडा और एजी तसुबुराया द्वारा बनाया गया था और इसकी कल्पना परमाणु हथियार की विनाशकारी शक्ति के रूपक के रूप में की गई थी। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की एक नज़र इसके विषयों पर भी है, पर्यावरण आपदा, जैव विविधता, अन्य प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व, सैन्य आवेग, प्रकृति की विशालता की तुलना में मानवता की तुच्छता, लेकिन वास्तव में डॉगर्टी और जैक शील्ड्स द्वारा उपदेशात्मक स्क्रिप्ट मैक्स बोरेनस्टीन की एक कहानी से इतनी बुरी तरह से एक साथ रखा गया है, पात्रों की प्रेरणाओं को इतनी खराब तरीके से चित्रित किया गया है कि कोई भी विषयगत चिंता शून्य हो जाती है। लेजेंडरी एंटरटेनमेंट की मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एडवर्ड्स की फिल्म का सीधा सीक्वल है। हालांकि दुख की बात है कि वह निर्देशक के रूप में वापस नहीं आए और गॉडजिला बनाम कांग 2021 की स्थापना करती है, जो कि निर्धारित है अगली गर्मियों में रिलीज। हालांकि जबकि एडवर्ड्स ने गॉडजिला को पीछे रखा और मानवीय पात्रों के माध्यम से इसे केंद्रित करके एक्शन को छोटा बना दिया, नए निर्देशक माइकल डिफर्टी ने अनिवार्य रूप से उस फॉर्मूले को उलट दिया, गॉडजिला को सामने और केंद्र में रखा और एक्शन को इस तरह से शूट किया कि यह भव्य दिखे। यथासंभव वह एडवर्ड्स के आधे निर्देशक नहीं हैं, लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक ब्रेन डेड समर एक्शन फिल्म में अच्छा काम करता है, जिसमें दीवार से दीवार तक विशाल राक्षस एक दूसरे से लड़ते हैं। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, ट्रेलर में सभी बेहतरीन दृश्य हैं, कथानक हास्यास्पद से परे है, पात्रों को इतनी बारीकी से चित्रित किया गया है कि पहली फिल्म में वे शेक्सपियरियन लगते हैं, घिसी पिटी बातें प्रचुर मात्रा में हैं, प्रतिभाशाली कलाकार बर्बाद हो गए हैं, लेकिन सभी बातों पर विचार करने पर मैंने इसका आनंद लिया, क्योंकि इसने वही पूरा किया जो उसने निर्धारित किया था।
गॉडजिला द्वारा MUTO को हराने के 5 साल बाद दुनिया भर में कई और जीव नए करार दिए गए टाइटन्स हाइबरनेशन के विभिन्न रूपों में पाए गए हैं। उनके अध्ययन और सुरक्षा का प्रभारी मोनाक साइंसेज है कोंग में एक नए राज्य में पेश किया गया, स्कल आइलैंड 2017, जो 1973 में हुआ। चीन में मोनाक पेलियोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर एम्मा रसेल वेरा फॉर्मिगा और उनकी बेटी मेडिसन मिल्ली बॉबी ब्राउन मोथरा के लावा रूप के जागरण को देखती हैं। हालांकि जब मोथरा व्यथित हो जाती है तो एम्मा ORCA का उपयोग करके इसे शांत करने में सक्षम होती है, एक उपकरण जो टाइटन्स के जैव ध्वनिकी की निगरानी करता है और उन्हें शांत करने में सक्षम एक प्रमुख अल्फा सिग्नल प्रसारित करता है। अधिकांश दुष्टकर्ताओं के कार्य अत्यधिक थे और हमारे नायक अत्यधिक उपदेशात्मक थे। जी झांग की जोड़ी डॉक्टर भूमिकाओं को छोड़कर, जो क्लासिक फिल्मों में मोथरा की छोटी जुड़वां पुजारियों के लिए एक बड़ा संकेत है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि फिल्म निर्माताओं ने मोथरा के गाने को इस फिल्म में शामिल किया। लेकिन आज की अधिकांश फिल्मों की तरह ब्रैडली विटफोर्ड के सेंट स्टैंटन चरित्र के सौजन्य से मूड को हल्का करने के लिए जबरन कॉमेडी की जाती है। उनका हास्य बेहद कष्टप्रद और ध्यान भटकाने वाला था, जो फिल्म के लिए बिल्कुल अनुचित था। ध्यान भटकाने वाले मानव नाटक से लेकर देखने में कठिन राक्षस एक्शन के साथ फिल्म में पचाने के लिए बहुत कुछ है और मुख्य बिंदु की सराहना करना कठिन हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से राक्षस हैं। यह मानवीय पात्रों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है और आपको और अधिक राक्षसों के लिए तरसने पर मजबूर कर देता है। मैंने वास्तव में गैरेथ एडवर्ड्स की गॉडजिला 2014 का आनंद लिया। निश्चित रूप से ऐसे कथानक छेद थे जिनके माध्यम से आप परमाणु हथियार ले जाने वाली ट्रेनों के पूरे बेड़े को चला सकते थे। इसमें ऐसे संयोग थे जो हॉलीवुड के मानकों से भी विश्वसनीय थे। मानवीय चरित्र कागज के पतले थे और इसने खुद को बहुत बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन मैंने इसका लुत्फ उठाया। हालांकि विडंबना यह है कि जिस चीज़ की मैंने सबसे अधिक प्रशंसा की वह वही चीज़ है जो बहुत से लोगों को नापसंद थी। तथ्य यह है कि एडवर्ड्स ने गॉडजिला की उपस्थिति को इतना क्षणभंगुर रखा। व्यक्तिगत रूप से मैंने सोचा कि यह निर्देशकीय संयम में एक मास्टर क्लास था और इसका प्रभाव यह हुआ कि जब बड़ी अंतिम लड़ाई आई तो इसने कई स्तरों पर घर कर लिया, क्योंकि यहाँ आखिरकार हमें बड़े आदमी को हारते हुए देखने को मिल रहा था। हालांकि मैं समझता हूं कि क्यों कुछ लोग इस बात से नाखुश थे कि गॉडजिला नामक फिल्म में इतना कम दिखाया गया था। ठीक है, गॉडजिला राक्षस बहुत अच्छे लग रहे थे, लड़ाइयाँ लंबी और शानदार थीं। उन लोगों के लिए जो इसके बारे में शिकायत करते हैं, यह एक गॉडजिला फिल्म है। माना जाता है कि इसमें लंबी लड़ाई होती है। ये फिल्म मूल रूप से 1969 की डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स फिल्म का रीमेक है या किंग गिदोरा 1964 का रीमेक है और यह गॉडजिला बनाम मॉन्स्टर ज़ीरो 1965 का सीक्वल है। यदि आप उन 3 फिल्मों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह फिल्म उन 3 पुरानी टोहो फिल्मों पर आधारित थी। कुल मिलाकर गॉडजिला के साथ एक बड़े बजट की फिल्म में उन अतीत के भूले हुए काइजू राक्षसों को लड़ते हुए देखना बहुत अच्छा था और अगले साल हमें मूल रिलीज के 58 साल बाद अंततः गॉडजिला बनाम किंग कांग का रीमेक मिलेगा। यह मॉन्स्टरवर्स सीरीज की दूसरी गॉडजिला फिल्म है जो क्रिप्टोजूलॉजिकल एजेंसी मोनाक के बारे में एक कहानी है जो खुद को टाइटन राक्षसों रोडन, मोथरा और किंग गिदोराह का सामना कर रही है और उनका अंतिम समाधान गॉडजिला को मानव जाति को बचाने के लिए उन सभी से लड़ने देना है। ये फिल्म कुछ हद तक टोहो स्टूडियो की क्लासिक 1964 की फिल्म गिदोराह द थ्री हेडेड मॉन्स्टर की याद दिलाती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ साफ सुथरे विशेष प्रभावों के साथ 21वीं सदी के राक्षसों को दिखाया गया है। आपको प्रत्येक राक्षस की अधिक शक्तियां और विशेषताएं देखने को मिलती हैं और उनका एक दूसरे से जूझना किसी राक्षस के रोमांच से कम नहीं है। हालांकि प्राणियों पर CGI कभी कभी बहुत अधिक अंधेरा होता था, जिससे राक्षसों की लड़ाई को देखना मुश्किल हो जाता था। प्राणियों के चेहरे और प्रतिक्रियाओं को देखना भी मुश्किल है, बस बहुत सारी सिर चकरा देने वाली हरकतें और तेज हरकतें। मैंने सोचा कि मानव नाटक औसत था और अच्छे लोग बनाम बुरे लोग सबप्लॉट फिल्म से एक बड़ा ध्यान भटकाने वाला था। यह मूर्खतापूर्ण हास्य या ऐसी किसी चीज के लिए राक्षसों का उपयोग करके कॉमन राक्षस फिल्म की गलती नहीं करता है। आप इन राक्षसों की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और जब कार्रवाई होती है तब ये फिल्म सबसे अधिक चमकती है। मैं तो विज्ञान 5 फिल्मों का कट्टर प्रशंसक हूँ। मेरे पास काइजू ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ है और मैंने प्रत्येक टोहो गॉडजिला फिल्म को DVD में कई बार देखा है और उनमें से अधिकांश फिल्में उस समय थिएटर में देखी हैं। 1998 की पहली अमेरिकी रीमेक एक मनोरंजक फिल्म थी, लेकिन वास्तविक गॉडजिला टोहो प्रशंसकों के लिए ये कभी भी कम असफल नहीं रही। 2014 संस्करण में एक बड़ा सुधार हुआ क्योंकि यह उस वास्तविक भावना के करीब था जो एक गॉडजिला फिल्म में होनी चाहिए। इस नए रीमेक का पिछली जापानी गॉडजिला फिल्मों से और भी अधिक संबंध था। आखिरकार हमें किंग गिदोराह, रोदान, मोथरा के साथ एक बड़े बजट की फिल्म देखने को मिली, जो इस फिल्म को देखने के लिए पर्याप्त कारण है यदि आप मेरी तरह टोहो गॉडजिला के प्रशंसक हैं। दुर्भाग्य से फिल्म में परिदृश्य संबंधी मुद्दे थे। वे बेहतर स्पष्टीकरण पा सकते थे कि राक्षसों को क्यों छोड़ा गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने उस हिस्से के साथ समझाने की कोशिश की और हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में संदेश भी थे।
एक और नकारात्मक बात यह थी कि उन्होंने बाकी 14 राक्षसों को बहुत कुछ नहीं दिखाया जिन्हें वे मुक्त कर चुके थे। 4 बड़े राक्षसों के अलावा हमने केवल 2-3 अन्य राक्षसों की एक झलक देखी। म्यूटोस एक प्रकार का मैमथ है जिसे मुझे जापानी गॉडजिला फिल्मों में से किसी में दिखाया जाना याद नहीं है, और मुझे लगता है कि मैंने गॉडजिला बनाम द सी मॉन्स्टर 1966 फिल्म में कामकुत्र को एक प्रसिद्ध काइजू देखा था। बाकी राक्षस कहाँ हैं? गोरोसोरस कहाँ हैं? मंदा, इंग्विरास, वरन, बैरागोन, मेचा गॉडजिला, स्पेस गॉडजिला, विध्वंसक, गिगन और कई अन्य, वे सभी राक्षसों को नष्ट करने वाली फिल्म की तरह एक दृश्य शामिल कर सकते थे जिसमें हम मांडा को पेरिस को नष्ट करते हुए देख सकते हैं। आदि वैसे भी फिल्म में वे केवल 2 नाबालिग थे। बाकी फिल्म बहुत अच्छी थी। ये फिल्म शुरुआत से ही तेजी से आगे बढ़ती है। चीजें आगे बढ़ने लगती हैं और यह इस बुनियादी और सरल कहानी के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि दूसरे भाग में सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है और भयानक रूप से बदल जाता है। कहानी में पर्याप्त अर्थ नहीं है, इसमें बहुत सारे मोड़ हैं जो फिल्म की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। दूसरा भाग क्रूर है और पात्रों को बाएं और दाएं फेंकना शुरू कर देता है और उन्होंने दर्शकों को उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। यह आसानी से फिल्म को इतना नीचे ले आया और बर्बाद कर दिया। उन्होंने कई बार हास्य जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कभी काम नहीं आया और किसी को भी किसी भी चुटकुले पर हंसी नहीं आई। पात्रों को कहानी के बिंदुओं के रूप में भी बहुत स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है और वे बहुत अवास्तविक लगते हैं। वे बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लेते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित हुई जिनका कोई मतलब नहीं था या जो संभव नहीं हो सकी। उदाहरण के लिए, पात्रों में से एक का हाथ एक विशाल पत्थर की इमारत से टकरा गया था और फिर उसके बाद उसने अपने हाथ का पूरी तरह से उपयोग किया। मैं इस बारे में कई दिनों तक चर्चा कर सकता हूं कि इस फिल्म में क्या भयानक है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन का किरदार शायद एकमात्र ऐसा किरदार था जिसके बारे में चिंता की जा सकती थी। इस फिल्म का बजट $200,000 का भारी भरकम है और इसे अपने बेदाग ऑल स्टार कलाकारों पर खर्च करने के अलावा यह मुख्य रूप से सीजीआई पर खर्च किया गया था। ये पहले कुछ दृश्यों से ही स्पष्ट था। सीजीआई बिल्कुल आश्चर्यजनक था और राक्षस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। सब कुछ देखने में यथार्थवादी और आकर्षक लग रहा था। मैं केवल 2 दृश्यों के नाम बता सका जिनका सीजीआई कुछ हद तक खराब था। इसमें कोई शक नहीं कि राक्षस आसानी से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा हैं, उन्हें भी बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये फिल्म दुख देती है। भले ही मानवीय चरित्र अचूक थे, यहाँ एक आधार रेखा है जिसे 2 घंटों के लिए अत्यधिक मनोरंजक होना चाहिए था। लेकिन मानवीय पात्र न केवल मिल्केटोस्ट हैं, बल्कि वे आक्रामक रूप से उत्तेजित करने वाले भी हैं। और प्राणी तमाशा अपने आप में थका देने वाला हो जाता है क्योंकि इसे कितनी बेतरतीब ढंग से तैयार किया गया है। ये फिल्म दर्दनाक नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छी हो सकती थी, ये दुखदाई है क्योंकि इसमें बहुत सारी देखभाल अक्षमता के कारण कमजोर हो गई है। ये जानता है कि सांस लेने के लिए खुद को कैसे गति देनी है, लेकिन यह अपने डाउन टाइम को वह नहीं करने देता जिसकी उसे आवश्यकता है। इसमें उत्कृष्ट ध्वनि डिज़ाइन होता यदि यह हर समय इस हद तक जोर न देता कि संगीत के कुछ टुकड़े चमक न सकें। राक्षस स्वयं तब बहुत अच्छे लगते हैं जब उन्हें देखने से रोका नहीं जाता है, जबकि इन विशाल जानवरों की दहाड़ और आवाज़ें बहुत सारे व्यक्तित्व पेश करती हैं। ये फिल्म एक परमाणु विस्फोट होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय यह एक परमाणु मंदी थी। इस फिल्म के पीछे के स्टूडियो ने 2014 और 2017 में 2 बहुत ही ठोस राक्षस फिल्में जारी की जो 3 पीठ होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। इस फिल्म से उम्मीदें भी उच्चतम नहीं थीं, क्योंकि 2014 और 2017 की राक्षस फिल्मों में अभी भी ध्यान देने योग्य खामियां थीं। उस संयमित प्रत्याशा को लेकर भी ये फिल्म अभी भी दुख देती है। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन अगर मैं संयमित नहीं होता तो शायद गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 एक बेहतर समय होता। हालांकि सबसे हानिकारक चीज मानवीय चरित्र हैं। यदि राक्षसों की उपस्थिति असंगत दृश्य श्रव्यों द्वारा बमबारी की जाती है तो इसे क्रुद्ध मानवीय पात्रों द्वारा ढेर में छोड़ दिया जाता है, और सैन्य गोलाबारी के कारण भी नहीं। कहानी में इधर उधर भागते विविध सैनिकों और वैज्ञानिकों के बीच पूरे कथानक में 3 साहसी पात्र हैं। दर्शकों का सरोगेट बनने के पक्ष में किसी के पास उद्देश्य और व्यक्तित्व का अभाव है। एक व्यक्ति एक हद तक अति सक्षम होता है जो लगभग सभी को अमान्य कर देता है। व्यक्ति ऐसी प्रेरणाएं प्रदर्शित करता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, और ये सभी इन राक्षसों के विनाश के माध्यम से त्रासदी से जुड़े हुए हैं। इन 3 पात्रों द्वारा साझा किया गया नाटकीय जोर इस बात से नष्ट हो जाता है कि वे कितने खराब तरीके से लिखे गए हैं। ये ठीक नहीं है। 1954 में एक राक्षस फिल्म थी जिसमें पात्र वास्तव में राक्षस से डरते थे, और यदि वे उस राक्षस को नष्ट करने के लिए एक निश्चित कदम उठाते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं। 1989 में एक राक्षस फिल्म थी जिसमें एक वैज्ञानिक अपनी मृत बेटी को वापस जीवन में लाने के लिए बेताब था, लेकिन इसका भयानक परिणाम हुआ।
2004 में एक राक्षस फिल्म आई थी जिसमें मुख्य नायक की यात्रा एक विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले राक्षस की यात्रा के समान थी। वे फिल्में हैं गोजिरा, गॉडजिला बनाम बाउलेंटे और गॉडजिला फाइनल वॉर्स। वे एक दूसरे से स्वर में भिन्न हैं, लेकिन उनमें एक मजबूत मानवीय तत्व समान है जो 50 मीटर, 80 मीटर या 100 मीटर लंबे टाइटन्स के व्यापक तमाशे को प्रासंगिक बनाता है। उस मानव एंकर के बिना इन विशाल जानवरों की विशेषता वाले एक्शन दृश्य उबाऊ होने से पहले केवल एक फिल्म को आगे बढ़ा सकते हैं। पनीर युक्त नहीं, उबाऊ। यहाँ तक कि यह भी मान लिया गया है कि सेट के टुकड़े पहली बार में ही अपने आप में सम्मोहक हैं। इन राक्षसों के बारे में जो बात सबसे अधिक उल्लेखनीय है वह है ध्वनि डिजाइन, दहाड़ने की गति और उनके संगीतमय रूप दोनों। विशाल जानवरों की दहाड़ें अत्यधिक शक्तिशाली, उन्मत्त, राजसी और टाइटन से मेल खाने की धमकी देने वाली हैं। इन राक्षसों के मद्देनजर होने वाले झटकों और निशानों के कंपन उनके आकार और उस स्थान पर होने पर जोर देते हैं जहां दृश्य फ्रेमिंग नहीं होती है। लेकिन अब तक सर्वोत्तम संभव तरीके से ऑडियो हाइलाइट प्राणी के विषय हैं। खूबसूरती से तैयार की गई उत्कृष्ट कृतियां जो इन प्राचीन प्राणियों से इतिहास की भावना को जागृत करती हैं, साथ ही इन लेविथानों की प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पौराणिक कथा और उपस्थिति का निर्माण करती हैं। इस शो में असाधारण मात्रा में देखभाल बिल्कुल परेशान करने वाली है, और फिल्म का अब तक का सबसे अच्छा हिस्सा यह इसे और अधिक भ्रमित करने वाला बनाता है कि फिल्म बंद नहीं होती है। लड़ाई के दृश्य फैलाए गए हैं, लेकिन उनके बीच के अधिकांश स्थान पर जोरदार ट्रैक का उपयोग करने का इरादा है, तब भी जब कुछ भी सिनेमाई नहीं हो रहा हो। ये फिल्म के लिए एक अच्छा समय होगा जब दर्शकों को फिल्म देखने के बाद अपनी सांसें लेने का मौका मिलेगा। ये तमाशा को व्यवस्थित होने का समय नहीं देता है, सेटपीस की आवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि डाउनटाइम और विनाश समय के बीच वॉल्यूम में बमुश्किल ध्यान देने योग्य अंतर के लिए। फिल्म दर्शकों के उत्साह को बरकरार रखना चाहती है जब राक्षस स्क्रीन पर नहीं होते हैं, यदि वे पहली बार में भी दिखाई दे रहे थे, बल्कि श्रवण अपहरण के रूप में सामने आते हैं। यह अपने लिए जरूरत से ज़्यादा क्षतिपूर्ति कर लेता है और इसकी वजह से इसमें आत्मविश्वास की कमी सामने आती है। रुकिए, ये गलत फिल्म है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 दुनिया भर में जागने वाले प्राचीन राक्षसों के बारे में है, जबकि सेना और मोनाक के नाम से जाना जाने वाला संगठन इन विशाल जानवरों से होने वाले नुकसान को संभालने की कोशिश करता है। जैसे जैसे विशाल जीव एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, मानवता खुद को गोलीबारी में पाती है, क्योंकि प्रभुत्व के लिए ग्रह की सबसे बड़ी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, या कम से कम कहानी यही प्रयास करती है। लेकिन प्रयास बहुत उदार हो सकते हैं। ये कहना कि फिल्म अपने आधार से उड़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसका मतलब ये होगा कि यह किसी बिंदु पर जमीन से हट गई, लेकिन फिल्म में 3 हवाई राक्षसों ने भी ऐसा नहीं होने दिया। इस कहानी में परेशानी का सबसे पहला संकेत तब दिखाई देता है जब इनमें से पहला टाइटन्स अपना सिर उठाता है और उसकी विशेषताएं मुश्किल से ध्यान देने योग्य होती हैं। इन विशाल जानवरों को स्पष्ट करने का निर्णय दुर्भाग्य से उनके बीच क्षेत्रीय लड़ाई तक फैला हुआ है। लड़ाई इतनी दूर दूर होती है कि दर्शक अभिभूत न हो, लेकिन इतनी बार बार होते हैं कि गड़गड़ाहट जारी रहती है। दुर्भाग्य से बारिश, बर्फ, बादलों या धुएं से राक्षसों के अस्पष्ट होने के अलावा इन सीजीआई कृतियों से जुड़ा कैमरा कार्य लगभग अदृश्य होने की हद तक करीब और अराजक है। इन टाइटन्स के आकार को बेचने के लिए शायद ही कोई स्थिर संदर्भ बिंदु हो, और उनके दृश्यों के साथ रंग फिल्टर केवल उन्हें सादे दृष्टि में भी छिपाने का काम करता है। अफसोस, अंत के करीब अधिक मानवीय नाटक डालने के लिए एक्शन को लगातार रोकना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, और दुर्भाग्य से जब इस फिल्म का गॉडजिला सरप्राइज हिट हुआ तो मैंने खुद को थोड़ा उबा हुआ महसूस किया। ये लगभग वैसा ही है जैसे वे कुछ सचमुच प्रतिष्ठित छवियां डिजाइन करने के लिए निकले थे जो अद्भुत पोस्टर बनाएंगे, फिर पता लगाया कि उनके चारों ओर कुछ लड़ाई के दृश्यों को कैसे लपेटा जाए। यह अत्यधिक भ्रमित करने वाला हो जाता है जब आप तय की गई दूरियों और लगने वाले समय पर विचार करते हैं, और कुछ दृश्यों की लंबाई जो दिन से रात और फिर तेजी से बढ़ती है। लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से यथार्थवादी या दूरस्थ रूप से प्रशंसनीय की तलाश में है गॉडजिला फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कौन संभवतः इस आदमी को कैसे हरा सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। कुल मिलाकर मैंने इस फिल्म की तुलना में 2014 की फिल्म का अधिक आनंद लिया। उबाऊ मानव भागों ने रास्ते से हटने और असली सितारे को चमकने देने का बेहतर काम किया। फिर भी मैं इसकी अनुशंसा करूंगा। इसके लिए बस अपने ईमानदार ट्रेलरों के संदेह को घर पर छोड़ दें। 4 राक्षस, 2 घंटे, 1 ग्रह, ढेर सारे लड़ाई के दृश्य। मैं इस फिल्म को देखने का मौका गंवाने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, और यह बिल्कुल वही प्रस्तुत करती है जो यह विज्ञापित करती है। यह आमतौर पर इस तरह के अनुभव के लिए सही मानसिकता निर्धारित करेगा। दुर्भाग्यवश ये फिल्म अत्यधिक असंतोषजनक अंदाज में अपेक्षाओं को नष्ट करने के साथ साथ दर्दनाक रूप से सीधी सादी भी है। लेकिन द लास्ट जेडी के खर्च पर एक और मजाक बनाने के बजाय आइए गॉडजिला पर नजर डालें। राक्षसों का राजा गॉडजिला। राक्षसों के राजा में रेमंड बूर रिपोर्टर स्टीव मार्टिन की भूमिका निभाते हैं,
क्योंकि वह एक राक्षस को देखे जाने की जांच करते हैं जिसने तट के पास जहाज़ों पर हमला किया है। जापान। ठोस फिल्म। यदि आप फिल्म में मानवीय तत्व को नज़रअंदाज कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने फिल्म के तर्क, इसकी आत्मा को समझने की बहुत कोशिश की है। एक बार मैं दुनिया के पश्चिमी हिस्से से हूं और हम दूसरे ग्रह के एक व्यक्ति के बारे में फिल्में पढ़ते और देखते हुए बड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार के यांत्रिक स्रोत के बिना उड़ान भरता है और समर्थन के बिना दिशा बदलता है। एक और आदमी को मकड़ी ने काट लिया और ठीक है, हर कोई जानता है कि क्या होता है वगैरह। लेकिन गॉडजिला और उसकी फिल्म को समझना किसी भी तरह की कल्पना से परे है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सैन्य अधिकारी आदेशों का पालन कर रहे हों, कुछ वैज्ञानिक या उसके दोस्त आंख मूंद कर? ऑपरेशन के प्रभारी अमेरिकी राष्ट्रपति के बिना एक विश्व आपदा या एक वैश्विक आपदा पर हावी होने वाला पारिवारिक नाटक। उन्होंने दुनिया के बजाय अपनी बेटी की खोज के लिए राक्षसों की लड़ाई के बीच में एक सैन्य विमान उतारने का फैसला कहाँ किया? या यहाँ तक कि एक जापानी वैज्ञानिक ने दुनिया को बचाने के लिए एक अमेरिकी पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया और कथित तौर पर हमारे बारे में अच्छे और बुरे इरादे रखने वाले राक्षसों का एक झुंड। वास्तव में TLDR, क्या गड़बड़ है? बहुत सारे उल्लास के साथ खिलखिलाहट वाले क्षण, लेकिन बहुत लंबे भी। मुझे 2014 को फिर से देखने की इच्छा हुई। पूर्ण समीक्षा। इस फिल्म में आश्चर्यजनक मात्रा में दिल था। मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक भावनात्मक तीव्रता थी और मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में पौराणिक कथाओं और पिछली कहानी के साथ एक दुनिया बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं यहाँ $200 मिलियन मूल्य के राक्षसों को लड़ते और चीज़ों को नष्ट करते हुए देखने आया था। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स अब तक की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी गॉडजिला फिल्म है।